जय हिंद। साइंस विद प्रियंका क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपका पोषक तत्व का जो चैप्टर है यानी पोषण चैप्टर जो है उसका दूसरा दिन है। ठीक है, पोषण के बारे में हम कल जो है ना बता चुके थे संपूर्ण रूप से। हाँ कि क्या क्या चीज़ें, पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, पोषक तत्वों का सहायता लेते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, हम लोग अपने शरीर में क्या करते हैं, ऊर्जा लाने का कोशिश करते हैं, और क्या करते हैं, हम लोग अपने शरीर का विकास करते हैं, और क्या करते हैं, हम लोग रोगों से सुरक्षित होते हैं। मुख्य रूप से पोषक तत्व का यही काम है। यदि पोषक तत्व यह काम कर रहा है तो यह एक तरह से क्या कहलाता है, हम लोग का पोषण कहलाता है। यदि सही रूप से कार्य हो रहा है तो हम लोग का पोषण अच्छा कहलाता है। यदि सही रूप से कार्य नहीं कर पा रहा है तो पोषण अच्छा नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसको क्या कहते हैं, हम लोग कुपोषण कहते हैं। ठीक है, चलिए। अब कुपोषित बच्चे में देखिएगा उसको अंग सही से रूप नहीं बना रहेगा, या तो उसके शरीर में एनर्जी नहीं रहेगा, या तो तरह से क्या कोई कार्य सही से नहीं कर पाएगा। कहीं पढ़ा है तो पढ़ा है, क्योंकि उसका मन खिन्न टाइप्स का रहता है, उसके शरीर में ऊर्जा ही नहीं रहेगा, एनर्जी नहीं रहेगा, तो क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है, बच्चों में क्या होना चाहिए, पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होना चाहिए। बच्चों में ही नहीं, हम लोग में भी। ऐसा बात सॉरी बच्चे में, हम लोग में भी। अब हम लोग में भी क्या होता है, बहुत इस तरह से कि आपके शरीर में क्या हो जाएगा, कैल्शियम का कमी हो जाएगा। क्या हो जाता है आपका ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी होता है, ठीक ना, हड्डी आपका कमज़ोर हो जाएगा, कभी भी टूटने का डर रहता है। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होता है, ऑस्टियोमलेशिया बीमारी हो जाता है, हड्डी कैल्शियम की कमी से होता है। और बहुत प्रकार की कमी है। सोडियम एक्सेस क्या हो जाएगा, आपके शरीर में सोडियम का यदि कमी हो जाता है तो क्या हो जाएगा, आपका दिमाग सही से काम नहीं करेगा, कुछ चीज़ सोच नहीं पाइएगा। अक्सर देखते हैं जो व्यक्ति भूखा रहता है, जो उपवास करता है, ठीक ना, वो कितना भी फल खा ले, फल में क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, बहुत फल खा ले, फल में कार्बोहाइड्रेट भी है, विटामिन भी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फल खा ले, लेकिन तब फिर भी जब तक वह नमक नहीं खाएगा तब तक उसका दिमाग सही से काम नहीं करेगा। कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा बहुत बना देगा, शरीर में बहुत ऊर्जा बन जाएगा। ठीक है, लेकिन दिमाग में जो सूचनाओं का आदान प्रदान जो करता है, मस्तिष्क का जो न्यूरॉन को सिखा होता है, वह सूचनाओं का आदान प्रदान किसके माध्यम से करता है, कौन सा पोषक तत्वों का वो सहायता लेता है उस चीज़ के लिए, आपका सोडियम का लेता है। किसका लेता है, सोडियम नहीं रहेगा तो आपका सूचना ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा होनी चाहिए, मतलब हर एक पोषक तत्व हमारे शरीर में होना चाहिए। सबका अलग अलग काम है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम क्या चीज़ है, एक तरह से ऊर्जा का निर्माण करना। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या था, ऊर्जा का निर्माण करना। क्यों, क्योंकि यही सबसे पहले पच जा रहा था, हमारे मुंह के पास इसका डाइजेशन हो जा रहा था, पच जा रहा था, इसलिए इससे क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण कर रहा था। चलिए हम देखते हैं पिछले क्लास में क्या क्या हम बता चुके थे। चलिए हाँ, बताए थे पिछले क्लास में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता दिए थे, क्या क्या चीज़ चला था। चलिए समझ लेते हैं फिर से एक बार से रिवीजन कर लेते हैं हम उस चीज़ का जो पहले हुआ है, क्या हुआ था। चलिए हाँ, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताए थे हम कि कार्बोहाइड्रेट का जो रासायनिक सूत्र जो होता है क्या होता है, CnH2ON, यानी कि जितना कार्बन उतना हाइड्रेट। ठीक है, उसका अनुपात क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का, 1:2:1। क्या होता है, 1:2:1 होता है। इसमें हम बताए थे कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। किस आधार पे होता है, या सेकेराइड की संख्या के आधार पे। सेकेराइड क्या है, या कार्बोहाइड्रेट का ऐसा मात्रक है। जैसे हम लोग का क्या होता है, दूरी का ऐसा मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है आपका, किलोग्राम होता है। ठीक है, उसी प्रकार से क्या होता है आपका यह जो सेकेराइड है, सेकेराइड का ऐसा मात्रक क्या होता है आपका, सॉरी कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का ऐसा मात्रक क्या होता है, सेकेराइड होता है। जिसका में एक सेकेराइड होगा उसको हम कहते हैं मोनोसेकेराइड, जिसमें 2 से लेकर के 10 तक सेकेराइड, जो कि मतलब 2 सेकेराइड से मिलकर बना होगा, या 3 सेकेराइड से मिलकर बना होगा, 4 सेकेराइड से मिलकर बना होगा, 5 सेकेराइड से मिलकर बना होगा, यानी कुल मिला करके 10 सेकेराइड तक, कितना तक, 10 सेकेराइड तक मिल करके बना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, हम ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। उसके बाद 10 से अधिक मिलकर के सेकेराइड मिलकर के कोई एक चीज़ का निर्माण कर रहा है, 10 से अधिक मतलब कुछ 150 हो जाए, 10 से अधिक 11 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उतना मिल करके जो भी आपका वो एक तरह से निर्माण करेगा कार्बोहाइड्रेट का, उसको हम कहेंगे पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब ये होता है बहुत होता है। ठीक है, और इसमें हम बताए थे कि हम लोग जो भोजन जो ग्रहण करते हैं कार्बोहाइड्रेट का किस रूप में ग्रहण करते हैं, वो बड़ा वाला में बहुत अधिक सेकेराइड से मिलकर जो बना होता है, जो बहुत जटिल होता है, मतलब बहुत अधिक से मिलकर बना है तो वो क्या होगा, जटिल ही होगा ना, वो कठिन हो जाएगा, धीरे धीरे हार्ड हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, उस एक तरह से हम लोग क्या करते हैं भोजन में उसका इस्तेमाल करते हैं खाने में। जैसे हम चावल खाते हैं, चावल में क्या पाया जाता है, स्टार्च। स्टार्च किसका रूप है, पॉलीसेकेराइड का। स्टार्च किसका रूप है, पॉलीसेकेराइड का। अब एंजाइम्स क्या करता है, इसी स्टार्च को क्या करेगा, तोड़ेगा। यानी हम लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के जो बड़े अणु होते हैं उसको हम खाते हैं, और उसको तोड़ तोड़ के क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के छोटे अणु में बदलते हैं। क्यों बदलते हैं, क्योंकि वह छोटा अणु किस में पहुंचेगा, फिर कोशिका के पास पहुंचेगा और वहां जाकर ऊर्जा बनाने का कार्य करेगा।
ठीक है। अब समझिए क्या किया, स्टार्च को क्या किया, मुंह के पास जो पाया जाता था एंजाइम्स, कौन एंजाइम, लारिया एमाइलेज एंजाइम, वो तोड़ा और तोड़ करके किसमें बदला, माल्टोज में। माल्टोज कितना सेक्राइड से बना है, 2 सेक्राइड से। इसको डाइसेक्राइड के अंतर्गत आता है माल्टोज। इसका मतलब ये कितना सेक्राइड वाला था, 10 से अधिक सेक्राइड वाला था, और उसको तोड़ते तोड़ते कितना सेक्राइड वाला में बदले हम, 2 को सेक्राइड वाला में बदले। ठीक है, फिर नहीं 2 को हम नहीं मानेंगे, और यदि तोड़ते हैं उसके बाद और यदि जहाँ कार्बोहाइड्रेट का रूप मिलता है तो और तोड़ेंगे, फिर हम माल्टोज को तोड़ते हैं। माल्टोज को कौन तोड़ता है, आपका जो अग्न्याशय ग्रंथि से जो निकलता है एमाइलेज एंजाइम, वो फिर तोड़ता है माल्टोज को। एक तरह से सॉरी नहीं, हाँ माल्टोज नहीं, माल्टोज को तोड़ने का काम करता है माल्टेज एंजाइम। वह छोटी आंत से निकलता है, कहाँ से निकलता है, छोटी आंत से। माल्टोज को तोड़ता है माल्टेज एंजाइम, एंजाइम ही है ना, एंजाइम से लिखें तो एंजाइम तोड़ करके किसमें बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है, इसके बाद अगर यदि आप ग्लूकोज को भी बाद में, ठीक है, इसको तोड़े तो ये मिला, इसको तोड़े तो ये मिला, इसको भी तोड़ेंगे, हाँ। लेकिन एक बात देखिएगा, इसको तोड़े तो भी ये भी कार्बोहाइड्रेट ही मिला, यानी 2 सेक्राइड से बना था लेकिन कार्बोहाइड्रेट ही था। इसको तोड़े तो 1 सेक्राइड से बना हुआ था, लेकिन यह भी कार्बोहाइड्रेट था, मोनोसेक्राइड था। लेकिन अगर यदि हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो क्या बन जाता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल एटीपी बन जाता है। इसका मतलब इसको तोड़ने के बाद आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है। इसका मतलब सबसे छोटा, एक तरह से सबसे सरल शर्करा, सबसे छोटा शर्करा कौन सा हो गया, आपका ग्लूकोज हो गया। यानी मोनोसेक्राइड के अंतर्गत जितना भी आएगा, मोनोसेक्राइड क्या सबसे सरल शर्करा है और ये सबसे जटिल शर्करा है। इसके बारे में हम बताए थे कि ये डाइसेक्राइड और मोनोसेक्राइड जो होता है ये दोनों मीठा होता है। इसका आप चेक कैसे कर सकते हैं, स्टार्च किस में पाया जाता है, आपका रोटी में पाया जाता है। रोटी को चबाइए, चबाने के बाद क्या होता है कि मुंह में उपस्थित जो लारिया एमाइलेज एंजाइम जो होता है उसको तोड़ता है। तोड़ने के फलस्वरूप क्या होता है, आपका रोटी क्या होता है, जो चबाने के बाद मीठा लगने लगता है। क्यों लगने लगता है कि ये स्टार्च किस में कन्वर्ट हो चुका होता है, माल्टोज में। अब माल्टोज का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। फिर एक तरह से क्या होता है, या माल्टोज की तरह से फिर कन्वर्ट होकर क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का भी स्वाद क्या होता है, मीठा होता है। ये ग्लूकोज और क्या चीज़ है, आप देखे होंगे एक तरह से गर्मी के समय भी चल रहा है, ठीक है, उसमें क्या हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगा, क्या चीज़ यूज़ करते हैं हम लोग, ग्लूकोन-डी का यूज़ करते हैं। ग्लूकोन-डी क्या होता है, ये ग्लूकोज का एक शुद्ध रूप होता है जिसमें तत्कालिक और जल्दी ऊर्जा उससे मिलता है। किससे, ग्लूकोन-डी जो होता है, ठीक ना, हम लोग जो पीते हैं। इसका मतलब क्या होता है, या ग्लूकोज भी मीठा होता है या माल्टोज भी मीठा होता है। जो मीठा होता है उसको हम शर्करा कहते हैं, जो मीठा नहीं होता है यानी कि स्टार्च मीठा नहीं होता है उसको हम कहेंगे अशर्करा कहेंगे। ठीक है, और क्या चीज़ हम बता दिए थे इसमें से लेकर के, चलिए हाँ, और कुछ जो व्याख्या आगे करते हैं, देखिए चलिए फिर से हम कार्बोहाइड्रेट को तरह लिखे, थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा दोबारा लिखे थे। इसमें क्या चीज़ है कि देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का, मोनो, डाई और पोली। इसमें से हम क्या कर रहे थे, मोनो के बारे में हम समझाना हम शुरू किए थे। तो मोनो का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपका CnH2O, यानी कार्बोहाइड्रेट का ही रासायनिक सूत्र होता है CnH2O। ठीक है, तो मोनो का भी वही होगा। इसमें से क्या होता है, 2 प्रकार जो मोनोसेक्राइड जो होता है अन्य बहुत प्रकार का होता है। आपका ट्राइओज होता है, टेट्रोज होता है, पेंटोज होता है, हेक्सोज होता है, हेप्टोज होता है, ठीक ना, बहुत प्रकार का होता है। लेकिन मुख्य रूप से जो ज़्यादा यूजेबल जो होता है, ठीक ना, वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है आपका, एक हेक्सोज होता है और एक क्या होता है आपका पेंटोज होता है। हेक्सोज मतलब क्या होता है, कार्बन की संख्या 6। अब इसका जो सूत्र जो होता है CnH2O, इस पे 6 को पुट कीजिए, अन के जगह पे 6 को पुट कीजिए तो कितना होगा 6, H2O इंटू अन के जगह पे 6 तो C6 और 6 दूनी 12, 6 कम 6, तो कितना हो गया रासायनिक सूत्र C6H12O6। अब पता कीजिए कि यह हेक्सोज शर्करा कौन कौन है, मोनोसेक्राइड में हेक्सोज कौन कौन है। तो हेक्सोज कौन कौन होता है, आपका ग्लूकोज होता है। हेक्सोज कौन होता है, आपका ग्लूकोज होता है। हेक्सोज कौन होता है, आपका फ्रक्टोज होता है। हेक्सोज कौन होता है, आपका गैलेक्टोज होता है, ठीक ना। तो 3 को क्या होता है, हेक्सो शर्करा। इसका मतलब तीनों का रासायनिक सूत्र क्या होगा, सेम होगा। अब समझिए ढंग से, हम ग्लूकोज का हम इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, हम आपको बताए थे, यह सरल कार्बोहाइड्रेट है। हाँ, सरल कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है। क्या मोनोसेक्राइड क्या सरल है, ये भी क्या है, सरल है। ठीक है, उसके बाद अंगूर वाली शर्करा, यह किस में पाया जाता है, अंगूर में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, यह जूस वाली शर्करा, जो भी जूस पीते हैं उसमें क्या होता है आपका, यह ग्लूकोज पाया जाता है। ठीक ना, रक्त वाली शर्करा, यह क्या है, रक्त में पाया जाता है। यह क्या होता है, रक्त में, या रक्त के माध्यम, रक्त में जो पाया जाता है यह ग्लूकोज, यह एक तरह से रक्त इस ग्लूकोज को कहाँ लेके जाता है, लेके जाता है आपका कोशिका में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया के पास इस ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसको विखंडित किया जाता है, किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा विखंडित किया जाता है। ठीक ना, किसका, ग्लूकोज का। उसके फलस्वरूप हमको ऊर्जा मिलता है, वही ऊर्जा से हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, कोई दौड़ रहा है, कोई खेल रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, उसी से तो ऊर्जा बन रही है। इसका मतलब रक्त में क्या होना है, तो ग्लूकोज की मात्रा होना जरूरी है। अब देखिए इसी में क्या होता है, कोई व्यक्ति का क्या होता है, बाद में देखिए इसमें थोड़ा समझ लीजिएगा। कोई व्यक्ति का क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है, कोई व्यक्ति क्या होता है
एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंट से हो जाने से क्या होता है, रक्त क्या होता है, रक्त का बहाव क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। बहाव क्या होता है, तेज होता है, मतलब रक्त क्या होता है, शरीर से बाहर निकलने लगता है। अब बताइए उस रक्त के साथ साथ क्या बाहर निकल रहा है, ग्लूकोज बाहर निकल रहा है। ऐसे रक्त में हर कुछ पाया जाता है, जो भी आप खाए हैं सब रक्त में गया है। जो सांस भी जो है, जो ग्रहण किए हैं वो भी रक्त में गया है, ठीक है, सब रक्त में जाता है। लेकिन वर्तमान अभी हम ग्लूकोज का पढ़ रहे हैं तो हम ग्लूकोज का जिक्र करेंगे। ऐसा बात नहीं सिर्फ रक्त में ग्लूकोज ही होता है, आपका ग्लूकोज रक्त में प्रोटीन भी होता है, रक्त में वसा भी होता है, रक्त में कैल्शियम भी होता है, रक्त में मैग्नीशियम भी होता है। मतलब जो भी पोषक तत्व लगभग खाते हैं वो सब का सब कहाँ जाता है, आपका रक्त में ही तो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए रक्त का बहाव तेज हो जाएगा, रक्त के साथ साथ क्या चीज़ बहेगा, आपका ग्लूकोज भी बहेगा। अब ग्लूकोज बह रहा है, अब क्या हो जाएगा, आप लोग का कोशिका के पास ग्लूकोज जहाँ पहुँचना चाहिए वो आपके शरीर से बाहर फेंका रहा है। यही ग्लूकोज क्या कर रहा था, हम लोग के शरीर में ऊर्जा बना रहा था, अब वह ग्लूकोज बाहर जा रहा है। तो अब क्या होगा, हम लोग को कोशिकाओं के पास क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का कमी होगा कि नहीं होगा। यदि ग्लूकोज का कमी होगा तो कोशिका हम लोग का ऊर्जा नहीं बनाएगा, ठीक है। अब बाद में हमारे मस्तिष्क का जो कोशिका है उसको भी ग्लूकोज एक तरह से मिलना बंद हो जाएगा। वह क्या होगा, ऊर्जा बनाना बंद कर देगा। मस्तिष्क की कोशिका न्यूरॉन काम करना बंद कर देगा, न्यूरॉन काम करना बंद कर देगा तो आपका शरीर, पूरे शरीर को कंट्रोलिंग वही करता है ना, पूरे शरीर काम करना बंद कर देगा। आप क्या हो जाइएगा, बेहोश हो जाइएगा। क्या हो जाइएगा, बेहोश। इसलिए क्या होता है, अक्सर ज़्यादा ब्लडिंग हो जाने के बाद क्या होता है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे और ही ज़्यादा ब्लडिंग हो जाता है तो व्यक्ति क्या होता है, मर जाता है, ठीक है। आपको लगेगा कि सिर्फ ब्लडिंग हो जाने से कैसे मर जाता है, ब्लडिंग हो जाने से यही कारण से मर जाता है कि उसके शरीर में जो ग्लूकोज सारा खत्म हो जाता है लगभग। आपका उसका जो सब कोशिका जो ऊर्जा बना रहता है, इससे शरीर का जो भी अंग, शरीर के अंदर भी अंग काम करते रहता है। जैसे आप सो जाते हैं, आप सो गए हैं तो क्या होता है, आपके शरीर में ग्लूकोज की जरूरत नहीं है। आपका जो हृदय जो काम कर रहा है उसके लिए ग्लूकोज चाहिए, आपका फेफड़ा जो काम कर रहा है उसके लिए ग्लूकोज चाहिए, आपका किडनी जो काम कर रहा है उसके लिए भी ग्लूकोज चाहिए। तो आपका जो भी शरीर का अंदर का जो अंग होता है आपके सोने के बाद भी काम करता है उसके लिए भी ग्लूकोज चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जो भी देखिए, जो पहले क्या होता है, बेहोश होता है, दिमाग काम करना बंद करता है, धीरे धीरे क्या होता है, और जहाँ से कोशिकाओं के पास ग्लूकोज पहुँचना बंद होगा, धीरे धीरे वह क्या होगा, कोशिका मरते जाएगी, ऊर्जा उसको नहीं मिलेगा, मरते जाएगा, धीरे आपका क्या होगा, मृत्यु हो जाता है, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ इस एक तरह से इसके बारे में समझिए। हाँ, एक और चीज़ समझिएगा ध्यान से, जब भी कोई व्यक्ति का ऑपरेशन होता है, जब भी व्यक्ति का कोई ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर उसको क्या बोलेगा, जाओ इसको रसगुल्ला खिला दो या तो उसको स्पंज खिलाओ, जो भी चीज़ बोलता है मीठा चीज़ खिलाओ। उसको क्यों कहता है, क्योंकि इससे किसी का ऑपरेशन होता है उसमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा उसका निकलता है, ब्लड निकलता है। क्या ऐसे भी होगा, मांस को काटा जाएगा तो ब्लडिंग होगा ही, वहाँ ब्लडिंग उसका ज़्यादा होता है। तो जैसे होश होता है ना तो डॉक्टर उसको बोलता है उसको जाके मीठा खिलाइए, स्पंज खिलाइए, रसगुल्ला खिलाइए, जो भी खिलाइए। मीठा क्यों कहता है खिलाने के लिए, मीठा में क्या पाता है आपका, कार्बोहाइड्रेट उसमें क्या पाया जाएगा, ग्लूकोज पाया जाएगा ही, ठीक है। अब वो ग्लूकोज कहाँ पहुँचेगा आपका, जिससे हम खाएंगे तो वो ग्लूकोज कहाँ पहुँचेगा, रक्त में। इसका मतलब जो ब्लडिंग के दौरान जो रक्त निकला था उसके साथ साथ ग्लूकोज भी निकल गया था ना, है। उस ग्लूकोज का आपूर्ति करना पड़ेगा ना हमारे शरीर में ना, है। उस ग्लूकोज का पूर्ति क्या करते हैं, हम लोग खाते हैं, खा करके क्या करते हैं, मीठा खाते हैं, ग्लूकोज का पूर्ति होता है, धीरे धीरे हम लोग का शरीर क्या होता है, थोड़ा तरोताज़ा हम लोग महसूस करते हैं। चलिए इसके बारे में क्या होते हैं, हाँ, रक्त वाले शर्करा, शराब वाले शर्करा, इसी से क्या होता है, आपका शराब बनता है। शराब का आसानी सोचेगा कौन सा होता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। इससे ग्लूकोज को क्या यीस्ट की उपस्थिति में, यीस्ट में क्या पाया जाता है, आपका जाइमेज एंजाइम पाया जाता है। बहुत बार पूछा गया, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, उसमें रिएक्शन करने से क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। अगर दीजिए हम बाय मिस्टेक से इथाइल अल्कोहल की जगह जब मिथाइल अल्कोहल बन गया तो वो मिथाइल अल्कोहल यही क्या आपका जहरीला शराब है। इससे बहुत सारे व्यक्ति का मौत हो चुका है बिहार में और अन्य जगह भी हो रहा है, ठीक ना। इसलिए क्या होता है कि एक तरह से जो भी एक चीज़ शराब का जो भी सेवन कर रहे हैं वो चीज़ बंद कर दिए, इससे क्या होता है, एक तरह से आपकी मौत भी हो सकती है। चलिए, और ये जो अभिक्रिया जो होता है इसको हम कहते हैं किण्वन। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, किण्वन। क्या कहते हैं हम लोग, किण्वन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, किण्वन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। शराब बनाने की जो प्रक्रिया है यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपका किण्वन प्रक्रिया कहलाती है। चलिए अगला देखते हैं कि फ्रुक्टोज के बारे में हम, चलिए फ्रक्टोज। हाँ, फ्रक्टोज के बारे में हम क्या बोले थे, इसको क्या कहते हैं, हम फलों वाली शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, फलों वाली शर्करा कहते हैं। या जितना भी शर्करा, या प्राकृतिक शर्करा, फल क्या है, प्राकृतिक चीज़ है। प्रकृति में पाई जाने वाला जितना भी शर्करा है सबसे मीठा है, सबसे मीठा है। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ज़्यादातर मीठा में क्या चीनी का इस्तेमाल करते हैं ना, चीनी से लगभग 2 गुना मीठा है। कौन, आपका ये फ्रक्टोज। उसके बाद समझिए, हाँ, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज क्या कहते हैं, इसको दूध वाली शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, दूध वाली। ये गैलेक्टोज किस में पाया जाता है, आपका दूध में पाया जाता है। और इसको कहते हैं दिमाग वाली शर्करा भी कहते हैं, इसको ब्रेन शुगर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला बचा था, ये क्या था आपका, हेक्सोज पढ़ रहे थे, यानी जिसमें कार्बन संख्या 6 गो वाला था उसका हम पढ़ रहे थे, यानी हेक्सो शर्करा के बारे में पढ़ रहे थे। हेक्सो शर्करा कौन कौन हो गया, आपका ग्लूकोज हो गया, आपका फ्रक्टोज हो गया आपका, और गैलेक्टोज हो गया। उसके बाद अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पेंटोज शर्करा। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग,
पेंटोज शर्करा। किसके बारे में? दूसरा कौन था आपका? कौन है? पेंटोज। क्या है आपका? पेंटोज शर्करा। समझिएगा ध्यान से। पेंटोज मतलब कुछ जी, कार्बन संख्या कितना? कार्बन संख्या कितना? 5। कार्बन संख्या कितना? 5। आई शर्करा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका? CnH2ON। अब इस पे बैठाइए, Cn के जगह पे 5, H2O अन के जगह पे 5, कितना हो गया? C5, 5 दूनी H, 10O5। ठीक है, यही हो गया। क्या हो गया इसका रासायनिक सूत्र। अब देखिए पेंटोज शर्करा के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? जैसे हेक्सोज में 3 गो आया था, ग्लूकोज आया था, फ्रक्टोज आया था, ग्लैक्टोज आया था, उसी प्रकार से या पेंटोज के अंतर्गत क्या आता है? 2 गो आता है। कौन होता है? 2 गो आता है। अब पहला हो गया आपका कौन आता है? आपका 2 गो। तो पहला हो गया आपका कौन? पहला हो गया आपका RNA। क्या है आपका? RNA। RNA मतलब क्या होगा? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या है आपका? ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका क्या है? फुल नाम क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यह तो यह इसको क्या कहते हैं हम लोग? यह एक पेंटोज शर्करा है, यह एक पेंटोज शर्करा है। इसका भी रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? C5H10O5 हो जाएगा। ठीक है, यह पाया कहाँ जाता है? हम आपको इसमें बताते हैं। पाया मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? कोशिका के अंतःप्रद्रव जलिका जो होता है, उसमें जो होता है खुरदुरी अंतःप्रद्रव जलिका। कौन होता है? खुरदुरी अंतःप्रद्रव जलिका के पास यह पाया जाता है। कौन? यह RNA। कहाँ पाया जाता है? खुरदुरी अंतःप्रद्रवीय जलिका के पास। ठीक है ना, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम। ठीक है, यहाँ कहाँ पाया जाता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। ठीक है, चलिए और RNA के बारे में विस्तृत व्याख्या और जगह करेंगे। ठीक है, ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहे हैं, बस ये समझिए कि पेंटोज शर्करा के अंतर्गत आता है। और दूसरा आपका क्या आता है? अब इसका भी नाम बहुत बार सुनेंगे। दूसरा आता है आपका DNA। क्या आता है आपका? DNA। डीऑक्सी। क्या है? डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या है? DNA यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये इसका क्या था? ये भी क्या? पेंटोज शर्करा है। इसका भी रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? C5H10O5। और ये DNA कहाँ कहाँ पाया जाता है? DNA पाया जाता है आपका जो कोशिका जो होता है, कोशिका के किस में पाया जाता है? आपका नाभिक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है। ठीक ना, और किस में पाया जाता है? आपका इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और किस में पाया जाता है? आपका हरित लवक यानी प्लास्टिड में पाया जाता है। किसमें? हरित लवक लवक ही बोलिए सिर्फ, लवक। किसमें पाया जाता है? आपका लवक में पाया जाता है। किसमें? लवक यानी किसको क्या कहते हैं हम लोग? प्लास्टिड कहते हैं। यह इसकी उपस्थिति होती है DNA का यहाँ होता है। ठीक ना, DNA क्या है? अनुवांशिक गुणों का एक वाहक होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में ज़्यादा नहीं जाना, बस यही जान लीजिए कि ये क्या होता है? मोनोसेक्राइड के अंतर्गत आता है। मोनोसेक्राइड के अंतर्गत किस में आता है? या पेंटोज में आता है। किस में आता है? पेंटोज में आता है। चलिए यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मोनोसेक्राइड। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मोनोसेक्राइड पढ़ रहे थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग डाइसेक्राइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? डाइसेक्राइड। अब समझिएगा ध्यान से, डाइसेक्राइड जो है, अब देखिए डाइसेक्राइड है ना, मोनोसेक्राइड हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं डाइसेक्राइड के बारे में। चलिए नीचे ही पढ़ाते हैं इसको, खींचते चले जाते हैं, वो ठीक रहेगा। मोनो हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे डाइसेक्राइड। क्या चीज़ पढ़ेंगे हम लोग? डाइसेक्राइड। क्या चीज़ के बारे में हम लोग? डाइसेक्राइड के बारे में। डाइसेक्राइड क्या पढ़ेंगे हम लोग? डाइसेक्राइड। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। अब देखिए डाइसेक्राइड जो होता है, इसमें क्या होता है? यह कितने सेक्राइड से मिलकर बना होता है? 2 सेक्राइड से। किससे? 2 सेक्राइड से।
क्या होता है, 2 सेकेराइड से मिलकर बना होता है। अब समझिएगा ध्यान से, अब ये 2 सेकेराइड से कौन कौन सेकेराइड से मिलकर बना होगा, या 2 मोनोसेकेराइड से बनता है। जैसे देखिए मोनोसेकेराइड क्या होता है, एक वही किसी में से बनेगा ना। देखिए मोनोसेकेराइड में कौन कौन था, देखिए कैसे कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर पहले बताते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे। जैसे देखिए क्या था, मोनोसेकेराइड में कौन था, ग्लूकोज था ना, ग्लूकोज था। और दूसरा क्या था इसमें, समझ देखिए दूसरा क्या था आपका, ये फ्रक्टोज था, क्या था, फ्रक्टोज था। और तीसरा क्या था, गैलेक्टोज था। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, अब ये गैलेक्टोज था, इतना था। ठीक है, अगर यदि क्या ये 2 से मिलके बनता है ना, डाइसेकेराइड किससे मिलके बनता है, 2 से मिलके बनता है। ये तो एगो भी है, ये सिंगल वाला था। इसमें इसी में क्या होता है, यही सब मिल के क्या करता है, 2 को बनाता है। आगे जितना भी होगा सब क्या करेगा, यही सब मिल के बनाएगा आगे को। ठीक है, अब इसमें अकेला था, इसको 2 गोबला चाहिए, एगो ये रहेगा, या तो खुद से मिलके बनाएगा, तो इसके साथ मिलके बनेगा, चाहे तो इसके साथ मिलके बनेगा। अब बनाने का कुछ तरकीब होता है, कैसे बनेगा उस चीज़ को समझिएगा ध्यान से। यह ग्लूकोज जो होता है ना, यह ग्लूकोज के साथ अगर यदि ग्लूकोज ही मिल जाए, 2 चाहिए, ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज ही मिल जाए, ठीक है, यानी कि जुड़ता है, क्या होता है, ये जुड़ता है, क्या होता है, यह जुड़ता है। ग्लूकोज के साथ अगर ग्लूकोज ही मिल जाए तो क्या बन जाता है, आपका माल्टोज बन जाता है। क्या बन जाता है, माल्टोज बन जाता है। क्या बन जाता है, माल्टोज। इस माल्टोज को हम क्या कहते हैं, माल्ट शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, माल्ट शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं, माल्ट शर्करा। यह किस में पाया जाता है, अंकुरित अनाज में पाया जाता है। अब समझिएगा ध्यान से, यह फ्रक्टोज जो होता है इसको हम कहते हैं फल वाली शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं, फल वाली शर्करा कहते हैं, ठीक ना। इस फ्रक्टोज के साथ हम क्या मिलाएंगे, ग्लूकोज मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, ग्लूकोज मिलाएंगे। इस फल के साथ यदि हम ग्लूकोज को मिलाते हैं तो यह क्या बन जाएगा आपका, यह फल वाली शर्करा था तो ये क्या चीज़ का निर्माण करेगा, सबसे मीठा था। ये फल वाली शर्करा था, ये सबसे मीठा था। ये निर्माण भी करेगा किसका, मीठा वाला का। और सबसे अधिक मीठा था यह फ्रक्टोज, और उससे कम मीठा कौन होता है आपका, चीनी। कौन होता है कम, उसका चीनी। सबसे अधिक मीठा होता है फ्रक्टोज होता है, यानी फल वाली शर्करा होता है। उससे कम मीठा कौन होता है आपका, चीनी। और सबसे कम, उससे भी कम कौन होता है आपका, ग्लूकोज होता है। तो अब बताइए, यह सबसे अधिक मीठा वाला है कि जब भी निर्माण करेगा तो मीठा वाला का निर्माण करेगा, यानी चीनी का निर्माण करेगा। अब अधिक मीठा वाला ये ग्लूकोज के साथ मिला तो ये इससे थोड़ा देखिए, ये 3 नंबर का पावर वाला है, या 1 नंबर का पावर वाला है। 1 नंबर 3 नंबर पावर वाला मिलेगा, इससे थोड़ा कम मिलेगा, बनेगा, या इससे तो अधिक वाला बनेगा ना, इससे कम थोड़ा, तो कौन बन जाता है आपका, चीनी बन जाता है। दूसरा नंबर पे क्या है, फिर से देख लीजिए, देखिए फ्रक्टोज जो होता है ना, फ्रक्टोज क्या होता है, सबसे अधिक मीठा होता है। और दूसरा नंबर पे होता है आपका चीनी। क्या होता है आपका, चीनी। और तीसरा नंबर पे होता है कौन, आपका ग्लूकोज। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, ये दोनों मिलेगा तो किसका निर्माण कर देगा, इसका निर्माण कर देगा, किसका, चीनी। 1 नंबर वाला क्या करेगा, 2 नंबर का निर्माण करेगा, किसका, चीनी का। और चीनी को हम लोग क्या कहते हैं, सुक्रोज। चीनी को क्या कहते हैं हम लोग, सुक्रोज। क्या कहते हैं हम लोग, सुक्रोज। सुक्रोज को क्या कहते हैं हम लोग, ये गन्ना में पाया जाता है। और गन्ना से क्या बनता है, चीनी बनता है। या ना गन्ने वाली शर्करा बोलिए या चीनी वाली शर्करा बोलिए। ठीक, अब बताइए, ये जो गैलेक्टोज जो था मोनोसेकेराइड में, गैलेक्टेज को हमको क्या कह रहे थे हम लोग, दूध वाली शर्करा कह रहे थे। क्या कह रहे थे, दूध वाली शर्करा। इसके साथ ग्लूकोज बनेगा तो ये तो अपना तो छाप छोड़ेगा ही ना। ग्लूकोज देखिए सबके साथ मिल रहा है, यह गैलेक्टोज ग्लूकोज के साथ मिलेगा, ये अपना छाप छोड़ेगा। जब दूध वाले शर्करा था तो ये पुनः क्या होगा, 2 जब मिलेगा एक तरह से ये, तो ये फिर से क्या कोशिश करेगा कि कोई दूध वाला ही शर्करा बनाए। यानी दूध वाला एक और शर्करा कौन होता है, लैक्टोज। कौन शर्करा होता है आपका, लैक्टोज। क्या होता है आपका, लैक्टोज। क्या होगा, लैक्टोज। इसको क्या कहते हैं हम लोग, दूध वाली शर्करा। क्या कहते हैं हम लोग, दूध वाली शर्करा। ठीक है, ये कैसे निर्माण कर दिया, आप समझ में आ रहा होगा। ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर के क्या बना, माल्टोज। यह सबसे अधिक मीठी वाला ग्लूकोज के साथ मिलकर के दूसरा नंबर पे जो मीठा है, चीनी का निर्माण किया। ये दूध वाला शर्करा ग्लूकोज के साथ मिलकर के दूध वाला शर्करा का निर्माण किया। ठीक है, अब बताइए, ये तीनों का जो निर्माण हुआ है 2 से मिलकर बना है, 2 सेकेराइड से। 1 सेकेराइड 1 सेकेराइड, 1 कितना सेकेराइड, 2 सेकेराइड हो गए कुल मिलाकर के। 1 यो 2 मिलकर के ही बना, जो 1 2 मिलकर के ये बना। इसी तरह से मिल के बनता है, लेकिन 2 को मिलकर बना है तो ये क्या होता है, ये डाइसेकेराइड के अंतर्गत आता है। अब हम पढ़ाएंगे माल्टोज क्या है, सुक्रोज क्या है, लैक्टोज क्या है, इससे संबंधित अब आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अब माल्टोज को लेकर चलते हैं। क्या चीज को लेकर चलेंगे हम, माल्टोज। 1 नंबर लिख लीजिए, माल्टोज।
माल्टोज का हिंदी भी क्या होता है भाई, माल्टोज होता है। इसको हम कहते हैं, क्या होता है, इसको कहते हैं माल्ट शर्करा। क्या कहते हैं हम लोग, माल्ट शर्करा कहते हैं भाई। माल्ट शर्करा का इसलिए कहते हैं, समझिए ध्यान से, यह किस में पाया जाता है जानते हैं, यह पाया जाता है जिससे कि आपका चना, जो अंकुरित चना जो होता है, और उसके बाद क्या होता है, मूंग अंकुरित होता है। जो भी अंकुरित अनाज होता है ना, उसी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ये अंकुरित अनाज में पाया जाता है। किसमें, अंकुरित अनाज में पाया जाता है। एक बात बताइए, अगर यदि आप माल्टोज खाइएगा, क्या खाइएगा, माल्टोज, तो इसको कौन सा एंजाइम तोड़ता है, माल्टेज। माल्टोज को कौन सा एंजाइम तोड़ता है भाई, माल्टोज को माल्टेज एंजाइम तोड़ता है। माल्टेज, जहाँ पे एज लगा हुआ एंजाइम होता है, जहाँ पे ओज लगा हुआ कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है, ठीक है। अब माल्टोज को कौन बदला, माल्टोज को कौन अति तरह से पचाता है, कौन तोड़ता है, माल्टेज एंजाइम पचाता है। माल्टोज को माल्टेज एंजाइम पचाता है, ठीक है। आप समझिएगा ध्यान से, या माल्टेज एंजाइम कहाँ निकलता है, छोटे हाथ में निकलता है, ठीक है। आप समझिएगा ध्यान से, माल्टोज को जो माल्टेज एंजाइम पचाया, या माल्टोज को माल्टेज एंजाइम इस माल्टोज को किस रूप में कन्वर्ट कर दिया, इसको तोड़ेगा ना भाई। एंजाइम क्या करता है, तोड़ता है। एंजाइम क्या करता है, उसको तोड़ता है। अब एक बात बताइए, अभी हम तुरंत पढ़े थे, माल्टोज बना था किससे, 2 ग्लूकोज से मिलकर के बना था माल्टोज। अब भाई माल्टोज को तोड़िएगा तो उससे 2 ग्लूकोजन फिर निकलेगा। अभी हम बताए थे, यहाँ पे बताए थे ना, देखिए माल्टोज का निर्माण कैसे हुआ था, 2 ग्लूकोज मिलकर के माल्टोज बना था भाई। इस माल्टोज के अंदर किसका किसका रूप है, 2 ग्लूकोज का रूप है। अब एक एंजाइम होता है, वह क्या करता है, जोड़ता नहीं, वह तोड़ता है। अब यह माल्टोज को, इसका जो तोड़ने वाला एंजाइम माल्टेज जो है, वह जब इसको तोड़ना शुरू करता है तो टूटने के बाद क्या बनेगा भाई, यही दोनों निकलेगा। क्या यही दोनों से नहीं बना था भाई, जिससे वो बना है वही तो निकलेगा, ठीक है। तो अब समझिएगा ध्यान से, ठीक है। माल्टोज को जब तोड़ा जाता है तो इस एक तरह से जैसे माल्टोज को कौन तोड़ा, या माल्टेज एंजाइम तोड़ता है, ठीक ना। तब यह माल्टोज किस में बदल जाता है भाई, यह बदल जाता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। अब एक बात बताइएगा, ठीक ना, 2 को ग्लूकोज का मिल गया। अब ग्लूकोज क्या करता है, हमारे शरीर में क्या करता है, तुरंत ऊर्जा देता है। क्या कहता है, ऊर्जा के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा रूप में। कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने का काम कौन करता है, आपका ग्लूकोज ही करता है। ये क्या है आपका भाई, ऊर्जा का रूप है। ये क्या है, ऊर्जा का रूप है। 2 ऊर्जा का रूप हमको मिल जाता है, ठीक है। हेलो, बाद में करना कॉल, अभी क्लास ले रहे हैं, बाद में करना कॉल। चलिए अब देखिए, यह 2 ऊर्जा मिला, 2 ग्लूकोज मिला, किसको, माल्टोज को तोड़ेंगे। या एक तरह से माल्टोज किस में पाया जाता है, अंकुरित अनाज में, यानी क्या हो गया, चना का अंकुरित वाला हो गया, मूंग का अंकुरित वाला हो गया। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकलता है, जो भी एक तरह से डिफेंस विभाग का जो तैयारी करता है, रनिंग का तैयारी करता है, उसको गाँव क्षेत्र में भी बोला जाता है, कहीं भी बोला जाता है भाई। एक तरह से क्या होता है कि जाओ चना फुला करके खाओ, मूंग फुला करके खाओ, उसको खाने से क्या होगा, शरीर में पावर बढ़ेगा। पावर क्या बढ़ रहा था, उसमें क्या था, यही माल्टोज था। क्या था, माल्टोज था। और यही है जो कि दोनों ग्लूकोज देता है तोड़ करके, ठीक ना। यही जब माल्टोज टूटता है, 2 ग्लूकोज मिलता है, बहुत सारा एनर्जी हमारे शरीर के अंदर आता है। इसीलिए कहा जाता है चना खाने के लिए। और क्या कहते हैं, एक तरह से अंकुरित अनाज जो भी हो, गेहूँ भी का भी सेवन किया जाता है, ठीक है। चलिए, जो भी अंकुरित खाइएगा उसमें ये मिलेगा। उसके बाद चलिए माल्टोज का कहानी खत्म होता है। अगला क्या था भाई, माल्टोज के बाद अगला था सुक्रोज। क्या था, सुक्रोज। दूसरा नंबर पे क्या था, सुक्रोज। ये सब क्या है, आपका डाइसैकेराइड के अंतर्गत आता है। ये क्या आपका सुक्रोज। ये सुक्रोज जो होता है, या इसमें क्या है कि किस में पाया जाता है, आपका गन्ना में पाया जाता है। किसमें, गन्ना में पाया जाता है, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है, जैसे चीनी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, आपका चीनी में पाया जाता है, ठीक ना। या सुक्रोज को गन्ने वाली शर्करा कहते हैं, या चीनी वाला शर्करा कहते हैं, ठीक है। गन्ने वाली शर्करा बोलिए या चीनी वाला शर्करा बोलिए। और एक और चीज़, यह सुक्रोज को कौन सा एंजाइम पचाता है भाई, सुक्रोज को कौन सा एंजाइम पचाता है, सुक्रोज को सुक्रेज पचाता है। सुक्रेज बोले ए असील बोले या एज बोले, जो रहता है वो एंजाइम होता है, सुक्रेज एंजाइम पचाता है। सुक्रोज को कौन पचाता है, सुक्रेज एंजाइम क्या करता है, पचाता है,
या सुक्रोज को क्या क्या करता है, सुक्रेज किस में बदल जाता है इसको, जिससे ये बना था, ये बना था किससे, फल वाली शर्करा से, और उसमें ग्लूकोज मिला हुआ था, किससे बना था यह फ्रक्टोज से प्लस ग्लूकोज से बना था। ठीक है, चलिए एक चलिए इतना तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, पानी देना। चलिए अब क्या देखते हैं, अब तीसरा नंबर, सुक्रोज का कहानी क्या हो गया, सुक्रोज की कहानी यहाँ पे समाप्त हो गई। अब एक और क्या चीज़ बचा है भाई, माल्टोज खत्म हो गया, सुक्रोज खत्म हो गया, एक और बचा हुआ है, कौन आपका, लैक्टोज। कौन बचा है भाई, लैक्टोज। चलिए 3 नंबर पे कौन बचा है आपका, लैक्टोज। कौन बचा है, लैक्टोज। इंग्लिश हिंदी लगभग सेम होता है दोनों का। चलिए ये लैक्टोज जो होता है, ठीक है, चलिए इसको हम क्या कहते हैं, दूध वाली शर्करा कहते हैं। लैक्टोज को क्या कहते हैं, दूध वाली शर्करा। ये एक किसमें पाया जाता है, लैक्टोज, दूध में। इसको क्या कहते हैं हम लोग, दूध वाली शर्करा कहते हैं। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, यह लैक्टोज जो होता है, ठीक है, इस लैक्टोज को पचाने का कौन काम करता है, लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज को कौन सा एंजाइम पचाता है, लैक्टेज एंजाइम पचाता है, लैक्टेज एंजाइम पचाता है। लैक्टोज को कौन पचाता है भाई, लैक्टेज एंजाइम पचाता है। अब समझिएगा ध्यान से, हम लोग जो दूध में जो पाया जाता है, दूध में लैक्टोज जो पाया जाता है, जैसे हम लोग दूध से दही का जो निर्माण होता है, समझिए ध्यान से, दूध से जो हम लोग का दही का जो निर्माण होता है, यह क्या प्रोसेस होता है, समझिए ध्यान से। दूध में उपस्थित जो होता है लैक्टोज, क्या होता है आपका, यह जो लैक्टोज जो शर्करा होता है, यह कार्बोहाइड्रेट जो होता है, लैक्टोज जो होता है, किसके अंतर्गत आता है, डाइसेक्राइड के अंतर्गत आता है। इस लैक्टोज को एक बैक्टीरिया होता है, कौन बैक्टीरिया, देखिए ये कौन कन्वर्ट कर देता है, लैक्टोज को किस में बदलता है, आप समझिए ध्यान से, लैक्टोज को किस में बदलता है आपका, लैक्टिक एसिड में। किस में बदलता है, लैक्टिक एसिड में। किस में बदलता है, लैक्टिक एसिड में। या लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलने का काम कौन करता है आपका, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कौन बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बोलिए, जीवाणु बोलिए, बात बराबर है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इंग्लिश हुआ, जीवाणु हिंदी हुआ, ठीक ना। इस लैक्टोज को लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है, किस में बदल देता है भाई, लैक्टिक एसिड में। किस में बदल देता है, लैक्टिक एसिड में। इस लैक्टोज के उपस्थिति के कारण दूध का स्वाद कैसा होता है भाई, मीठा। कार्बोहाइड्रेट है तो मीठा होगा, हम आपको बोले थे। मोनोसेक्राइड के अंतर्गत जो आता है वो मीठा होता है, डाइसेक्राइड के अंतर्गत जो आता है आपका मीठा होता है। या लैक्टोज क्या है, डाइसेक्राइड के अंतर्गत आता है, तो यह मीठा तो होना तय है। लेकिन लैक्टोबैसिलस जीवाणु इसको क्या किया भाई, लैक्टिक एसिड में बदल दिया इसी लैक्टोज को। अब लैक्टिक एसिड में बदल देगा तो एसिड यानी क्या हो गया, अम्ल। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। यही कारण से क्या होता है, दही का स्वाद क्या होता है भाई, खट्टा होता है। दही का स्वाद खट्टा होने का मुख्य कारण क्या है आपका, यह लैक्टोज शर्करा को लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा क्या क्या किया, किसमें बदल दिया गया, आपका लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, यह लैक्टोज जो होता है यह हमारे शरीर के लिए फायदेमंद बैक्टीरिया है। हम आपको बहुत बता दे रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होता है हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है, कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। जैसे आप पाचन तंत्र में पढ़े थे, कौन बैक्टीरिया पढ़े थे, एक ई कोलाई बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे हम लोग, ई कोलाई बैक्टीरिया के बारे में। यह ई कोलाई बैक्टीरिया कहाँ पाया जा रहा था हम लोग का, एक बड़ी आंत में। कहाँ पे, बड़ी आंत में पाया जा रहा था। और यह ई कोलाई बैक्टीरिया क्या कर रहा था, बड़ी आंत में अवशिष्ट चीज़ों को सड़ा गला दे रहा था। उसी से भोजन करता था, लेकिन उसको सड़ा गला दे रहा था। और उससे क्या चीज़ हम लोग को शरीर को दे रहा था, यह विटामिन के दे रहा था और विटामिन B12 दे रहा था। कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है और बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह भी है। जैसे देखिए आपका जैसे कि इसका टाइफाइड का जो सल्मोनेला टाइफी जो होता है बैक्टीरिया, वो क्या होता है, नुकसानदेह होता है। उसके बाद आपका देखिए टीबी का जो होता है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो होता है, वो क्या होता है, हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। और ये दोनों जैसे कि हम लोग के शरीर के लिए क्या है, यह फायदेमंद बैक्टीरिया है। चलिए उसके बाद लैक्टोज क्या होगा, एक लैक्टोज का बैक्टीरिया से ये कहानी समाप्त हुआ। इसका मतलब हमको डाइसेक्राइड्स में मात्र 3 चीज़ का पढ़ना था, माल्टोज का, सुक्रोज का और लैक्टोज का। ठीक है, चलिए अब किसका बारी आ रहा है, अब बारी आ रहा है इसका। देखिए मोनो ख़त्म कर चुके हैं, डाई ख़त्म कर चुके हैं, चलिए एक सीक्वेंस से चलते चलेंगे ना।
चलिए, मोनो का खत्म हो गया कहानी, और डाई का भी उसी में हम कहानी खत्म कर दिए। अब बचा है हमारे लिए पॉलीसेकेराइड। क्या बचा है? पॉलीसेकेराइड। इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। हमारे लिए बस यही पॉइंट बचा है। क्या बचा हम लोग के लिए? पॉलीसेकेराइड। क्या बचा है? पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड। इसके बारे में हम क्या बोले थे? यह क्या होता है? 10 से अधिक। क्या होता है यह? 10 से अधिक शर्करा से मिलकर बना होता है। दो शर्करा से कौन मिलकर बना था? डाइसेक्राइड बना था। डाइसेक्राइड में कौन कौन था आपका? आया था आपका माल्टोज था, और क्या था आपका लैक्टोज था, यानी दूध वाली शर्करा, माल्टोज माल्ट शर्करा। उसके बाद क्या था आपका? सुक्रोज। सुक्रोज क्या था? ये चीनी वाली शर्करा, गन्ने वाली शर्करा। ठीक है, अब अगला हम पढ़ते हैं पॉलीसेकेराइड। यह क्या होता है? 10 से अधिक सेकेराइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब पॉलीसेकेराइड में 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। एक प्रकार जो होता है उसको कहते हैं होमोपॉलीसेकेराइड। क्या कहते हैं हम लोग? होमोपॉलीसेकेराइड। बस खाली नाम थोड़ा लंबा है, लेकिन समझना इसका आसान है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, खाली नाम थोड़ा लगता है। और दूसरा आता है हेटेरोपॉलीसेकेराइड। हेटेरोपॉलीसेकेराइड। एक हो गया आपका होमोपॉलीसेकेराइड। हिंदी भी सेम होता है, हिंदी लिखिए, सेम लिख दीजिए, होमोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब इसका हेटेरोपॉलीसेकेराइड बस लिख दीजिए हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अब समझना है ध्यान से, होमोपॉलीसेकेराइड हेटेरोपॉलीसेकेराइड में क्या अंतर है? एक बात बताइए, होम मतलब क्या होता है? घर। घर का क्या होता है? देखते होंगे सब फैमिली लगभग एक समान होते हैं। सब फैमिली लगभग क्या होते हैं? एक समान होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? होम, यानी घर कहते हैं। इसका मतलब देखिए, जितना भी प्रकार हो जाए, सब तो 10 से अधिक प्रकार के सेकेराइड से मिलकर बना होता है। इसका मतलब ये भी अधिक प्रकार के सेकेराइड से बना है, और इसका ये भी अधिक प्रकार के सेकेराइड से बना है, बशर्ते ये दोनों में अंतर बनावट का ही है। ये तो बनेगा 10 से अधिक सेकेराइड से, ये भी बनता है, ये भी 10 से अधिक सेकेराइड से मिलकर बनता है, क्योंकि इसका जो मेन ग्रुप जो पॉलीसेकेराइड का ये जो ग्रुप भाग है, खुद पॉलीसेकेराइड ही जब 10 से अधिक का अलाउ कर रहा है, उसी का ये दोनों भाग है, ये दोनों भी तो 10 से अधिक का अलाउ करेगा। बस अंतर यही होगा कि 10 से अधिक सेकेराइड से जब मिलकर बनेगा तो ये 10 का 10, चाहे 12 सेकेराइड से मिलकर बना है, तो 12 का 12 एक ही प्रकार का सेकेराइड होगा। एक ही प्रकार का सेकेराइड मतलब क्या? अगर यदि जहाँ ग्लूकोज है तो पूरे सब ग्लूकोज होगा, 12 का 12 ग्लूकोज से मिलकर बना होगा। अगर यदि जहाँ फ्रक्टोज है तो यह 12 का 12 भी फ्रक्टोज से मिलकर बना होगा। अगर यदि यहाँ एक तरह से जहाँ गलेक्टोज है तो 12 गलेक्टोज से मिलकर बना होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि 12, जहाँ 70 भी है तो 70 ग्लूकोज से मिलकर बना होगा। मतलब 70 सेकेराइड से जहाँ कोई मिलकर के बना है, भाई 10 से अधिक कितना भी हो सकता है ना भाई। देखो कोई ऐसा है होमोपॉलीसेकेराइड जो कि 70 सेकेराइड से मिलकर बना होगा, तो उससे मतलब नहीं कि कितना संख्या में मिलकर बन रहा है। मतलब यही हो रहा है कि 100 भी होगा तो 100 ग्लूकोज होगा। 100 से मिलकर बन रहा है 100 फ्रक्टोज हो जाएगा, जब फ्रक्टोज से मिलकर बन रहा है तो 100 फ्रक्टोज हो जाएगा। इसका कहने का मतलब यह है। इसका मतलब हो गया होमोपॉलीसेकेराइड मतलब क्या होता है? एक ही प्रकार के सेकेराइड, एक ही प्रकार के सेकेराइड से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है। ये क्या होता है? हेटेरो क्या होता है? अलग अलग प्रकार के, क्या होता है? अलग अलग सेकेराइड से मिलकर बना होता है। सेकेराइड से मिलकर बना होता है। वो क्या होगा? आपका अलग अलग सेकेराइड से मिलकर बना होता है। ये क्या होता है? आपका एक ही प्रकार के सेकेराइड से मिलकर बना होता है। मतलब जैसे कि अगर यदि जैसे कि हमको 12 गो बनाना है, क्या होगा? जैसे कि कोई भी है उसको, उसमें 12 गो सेकेराइड लग रहा है, ठीक है, 10 से अधिक हम ले सकते हैं 12, या हम 15 गो ले सकते हैं।
मेरा मन, ठीक है। जब 15 योग हम लेंगे ना तो कैसे करके बनाएंगे इसको हम, देखिए यह ग्लूकोज 1 बॉन्ड, ग्लूकोज बॉन्ड 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब बता रहे हैं अभी 12 13 14 15, यानी 15 गो ग्लूकोज क्या हुआ है मिल करके बॉन्ड के माध्यम से मिल करके क्या बनाया है, एक सेक्राइड जो बनाएगा, मतलब कि एक पॉलीसेक्राइड का जो निर्माण करेगा। अच्छा 15 योग 15 जब ग्लूकोज है तो उसको हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे हम, होमोसेक्राइड्स। हाँ, यही अगर इसका बात आता है, हेट्रो का बात आता है, इसके उदाहरण में क्या हो जाएगा, यही 15 गो में से क्या हो जाएगा, हेट्रो को उदाहरण हम बता रहे हैं, तो हेट्रो को उदाहरण में क्या हो जाएगा, जैसे देखिए ग्लूकोज हो जाएगा और कहीं बीच में फ्रक्टोज मिल जाएगा, ठीक है। फिर कहीं भी क्या हो जाएगा, आगे चल के क्या हो जाएगा, इसमें आपका गैलेक्टोज मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, गैलेक्टोज मिल जाएगा। और फिर आगे बढ़ के क्या होगा, फिर फ्रक्टोज मिल जाएगा, फिर आगे मिल करके क्या हो जाएगा, ग्लूकोज मिल जाएगा। मतलब कि थोड़ा बदल बदल के आते रहता है इसमें, मतलब एक से अधिक, या तो सिर्फ ग्लूकोज फ्रक्टोज से मिलके बन जाए या ग्लूकोज गैलेक्टोज से मिलके बन जाए, बस सिर्फ एक ही प्रकार का नहीं होना चाहिए। हम उसको क्या कह देते हैं हम लोग, हेटेरोपॉलीसेक्राइड। हाँ, एक और बात याद रखिएगा, यह ग्लूकोज एक ग्लूकोज दोनों जो जुड़ता है जिस बंधन से, एक किसी कोई बंधन से तो जुड़ता है ना भाई, दोनों कनेक्ट तो किसी बंधन से होता है। तो ये जो जिस बंधन से जुड़ता है, इस बंधन को, एक बॉन्ड हुआ ना बीच का बॉन्ड, ये इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बंधन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इस बंधन को ग्लाइकोसिडिक बंधन कहते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत बार एक से पूछा गया है, ग्लाइकोसिडिक बंधन कहते हैं। या एक ही वाला जुड़े या अलग अलग वाला भी जुड़ेगा ना, तो इसमें जो बंधन है उसको हम कहते हैं, चलिए देखते हैं, जो एक तरह से जो बंधन जो होता है, ठीक है, एक तरह से एक ही जैसा से भी कोई जो बंधन जोड़ रहा हो या अलग अलग को भी कोई बंधन जोड़ रहा हो, ठीक है, बस जोड़ने का जो बंधन काम करता है उसको क्या कहते हैं, हम ग्लाइकोसिडिक बंधन कहते हैं या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कौन कौन आता है होमो पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत, कौन कौन आता है आपका हेटेरो पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत, इसके बारे में हम समझते हैं। चलिए ये कौन हो गया आपका, ये हो गया किसका, होमो पॉलीसेक्राइड। किसका है आपका, होमो पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। चलिए अब पहले हम समझ लेते हैं कि होमो पॉलीसेक्राइड्स को लेकर के, चलिए अगला ही पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है। होमो और हेट्रो यही का बात है ना, बस समझिए नेक्स्ट पेज में। देखिए कौन था, एक था आपका होमो पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। अब देखिए होमो पॉलीसेक्राइड्स के अंतर्गत कौन कौन सा आता है आपका, हम इसमें पहला जो हम ले लेते हैं होमो पॉलीसेक्राइड्स में, इसमें हम पहला ले लेते हैं आपका ग्लाइकोजेन। क्या ले लेते हैं, ग्लाइकोजेन। इसका तो नाम बहुत बार सुने होंगे, इसका नाम आप बहुत बार सुने होंगे। अब ग्लाइकोजेन क्या चीज़ है इसके बारे में समझाते हैं। देखिए जो हम लोग के पास जो ग्लूकोज जो होता है ना, दो प्रकार का ग्लूकोज होता है। कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का ग्लूकोज होता है। एक होता है अल्फा ग्लूकोज, एक होता है बीटा ग्लूकोज। जो अल्फा ग्लूकोज होता है उसको पचाने वाला एंजाइम्स हमारे शरीर में है, यानी अल्फा ग्लूकोज को पचाने वाला एंजाइम हमारे शरीर में है, लेकिन बीटा ग्लूकोज को पचाने वाला एंजाइम हमारे शरीर में नहीं है। वह किस में है, जानवरों में है, गाय में है, बैल में है, ठीक है, वो लोग में है, ठीक है। अब देखिए अल्फा ग्लूकोज किस में पाया जाता है, हम लोग कौन कौन से हम एक तरह से ग्लूकोज के रूप में क्या क्या चीज़ ग्रहण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में, पॉलीसेक्राइड में क्या क्या खाते हैं हम लोग, ठीक है। हम चावल खाते हैं, चावल में जिसमें क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। और एक तरह से क्या हो गया, यह ग्लाइकोजन तो ग्लूकोज से ही मिलकर बना होता है, हमारा शरीर ही बनाता है यह ग्लाइकोजन, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है आपका अल्फा पाया जाता है, अल्फा ग्लूकोज पाया जाता है। ये दोनों हम लोग सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों को हमारा शरीर पचाता है। आपका जो सेलुलोज जो आता है वह बीटा ग्लूकोज का होता है। अब बीटा ग्लूकोज हम लोग का शरीर पचा ही नहीं पाएगा, क्योंकि सेलुलोज को पचाने वाला एंजाइम हमारे पास नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है, बीटा ग्लूकोज, ठीक है। अब देखिए ये ग्लाइकोजन में क्या पाया जाता है, इसमें यानी देखिए
एक तो हाँ, अब देखिए यह क्या है, होमोपोलीसेकेराइड्स है, तो इसका मतलब ये ग्लाइकोजन का निर्माण भी हुआ होगा, किसी कोई सेकेराइड होगा जिसकी संख्या 10 से अधिक होगा और उसी से बना है कौन, या ग्लाइकोजन, और एक ही प्रकार का, तो कौन प्रकार का, अल्फा ग्लूकोज, किससे, अल्फा ग्लूकोज, किससे, अल्फा ग्लूकोज से, अल्फा ग्लूकोज से मिलकर के बना होता है। यानी 10 से अधिक प्रकार का, अधिक संख्या में अल्फा ग्लूकोज होगा, वो सबको क्या करेंगे हम, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, तो क्या चीज़ का निर्माण होगा, एक तरह से यह ग्लाइकोजन का निर्माण होगा। अब देखिए ग्लाइकोजन आता है कहाँ से, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, हम कई बार इस चीज़ का रिपीट कर चुके हैं। हम लोग का जो नस जो होता है, ये नस समझिए, ये क्या समझिए, नस यानी रक्त वाहिका। नस में क्या होता है, खून होता है, नस में क्या होता है, खून होता है, इसमें क्या होता है, एक तरह से खून होता है। चलिए खून तो काला रंग करना होता है, लेकिन थोड़ा सा खून को लाल कर देते हैं। कैसा रंग का हो गया, इसमें क्या बहते रहता है, खून बहते रहता है। क्या बहता भाई, खून बहता है, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, इस खून में क्या चीज़ की मात्रा होना चाहिए, हम लोग को ग्लूकोज की मात्रा होना चाहिए। क्या चीज़ का, ग्लूकोज का मात्रा होना चाहिए, किसका, ये ग्लूकोज का। जी मतलब क्या होगा, ग्लूकोज। क्यों, क्योंकि यह खून में जो ग्लूकोज होता है, यह खून इस ग्लूकोज को कोशिका के अंदर ले जाता है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यहाँ ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, क्या होता है, शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। ये तो सही था, लेकिन यही अगर यदि इसमें, इस खून में, यानी एक नस में या खून में कहिए रक्त का मात्रा बहुत अधिक होने लगता है, बहुत अधिक होने से क्या होता है, हम लोग को क्या होता है, मधुमेह हो जाएगा। और बहुत अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग के शरीर में मधुमेह एक बीमारी होता है, वह रक्त में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने से होता है। लेकिन उसका व्यवस्था हमारे शरीर में है। जब जब यह अधिक होगा तो अग्न्याशय एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। वह इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो हार्मोन जो होता है, समझिए ध्यान से, इंसुलिन जो हार्मोन होता है वह क्या करता है, जितना अधिक होगा ना ग्लूकोज, उसको क्या करेगा, उठा करके किसके पास जमा कर देगा, यह लीवर के पास जमा कर देगा। किसके पास जमा कर देगा, यह लीवर के पास जमा कर देगा। चलिए उधर उठा के जमा कर दे रहे हैं, ठीक है। ग्लूकोज जितना अधिक होगा, इसको क्या करेगा, इंसुलिन, कौन हार्मोन, इंसुलिन जो होता है, इसको क्या करेगा, उठा करके किसके पास जमा कर देगा, लीवर के पास जमा कर देगा। लीवर के पास एक ग्लूकोज गया, 2 ग्लूकोज गया, बहुत जब धीरे धीरे ग्लूकोज का पूरा ढेर जो हो जाता है, ग्लूकोज का ही ढेर जो हो जाता है ना बहुत संख्या में, तो उसको हम क्या कह देते हैं, हम लोग ग्लाइकोजेन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ग्लाइकोजेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेन कहते हैं। अब समझिएगा ध्यान से, किससे बना, ये ग्लूकोज से ही मिलके बना, सिर्फ ग्लूकोज से मिलके बना है। होमोपोलीसेकेराइड में कौन आता है, जो सिर्फ एक से मिलके बना होता है, एक ही प्रकार का, मतलब सिर्फ ग्लूकोज से मिलके बना। ऐसा तो नहीं बोला कि ये ग्लूकोज या फ्रक्टोज मिलके बनाया है, ये ग्लूकोज या गैलेक्टोज मिलके बना है, ऐसा तो बात नहीं है, सिर्फ ग्लूकोज से मिलके बना होता है। हाँ, अब क्या होता है, जब अधिक था ग्लूकोज तो क्या किया, इंसुलिन इसको कहाँ लग दिया, लीवर के पास, किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। हाँ, अब होता है यह कहाँ से आता है इसमें ग्लूकोज, हम जो खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट से चावल खा लिए, कोई तरह से एक तरह से जूस पी लिए, अंगूर का जूस पी लिए, जो भी चीज़ सब पीते हैं, मीठा जो भी चीज़ खाते हैं सबसे चीज़ आ जाता है, ठीक है। अब खाए हम भरपूर, उससे क्या होगा, ग्लूकोज इसमें आया था, अधिक हो गया था तो ग्लाइकोजन ने बदल दिया था। अब हम क्या किए, हम उपवास में रह गए, खाना खाना हम बंद कर दिए, खाना खाना बंद कर दिए, तो इसमें ग्लूकोज आएगा कहाँ से, नहीं ना, ग्लूकोज का पावर क्या होगा, घटने लगेगा। ग्लूकोज का पावर, इसमें ग्लूकोज की मात्रा घटने लगेगा। जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा घट जाएगा तो यह ग्लूकोज ही कहाँ पहुँचाता है, आपका कोशिका के पास पहुँचाता है, अब वहाँ ऊर्जा बनता है। अब यहाँ घट जाएगा तो वो रक्त कोशिका के पास क्या पहुँचाएगा, ग्लूकोज सही से रूप से पहुँचा नहीं पाएगा, आपके शरीर में एनर्जी लॉस हो जाएगा, आपका शरीर के सही से काम नहीं करेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगा। अब क्या होता है, ऐसा स्थिति होने के बाद एक और लीवर अग्न्या से ही नहीं हार्मोन निकाला था, जो कि यहाँ से अधिक ग्लूकोज को लीवर के पास ग्लाइकोजन के रूप में जमा किया था। अग्न्या से ही एक और हार्मोन बनाता है, वो हार्मोन का नाम क्या है आपका, ग्लूकागॉन। क्या नाम है उसका, ग्लूकागॉन। क्या नाम है, ग्लूकागॉन। ये ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है, बोलता है ग्लूकागॉन, मतलब समझ लीजिए गॉन मतलब क्या होता है, जाना, यानी ग्लूकोज का जाना। ये ग्लूकोज को क्या कहता है, ग्लूकागॉन। भाई ग्लाइकोजन में क्या था, सिर्फ ग्लूकोज था, इसमें इसको क्या करेगा, ग्लूकागॉन तोड़ेगा, इस ग्लाइकोजन को क्या करेगा, तोड़ेगा ये ग्लूकागॉन, और तोड़ करके क्या करेगा, ग्लूकोज को कहाँ लाएगा, फिर ये रक्त में लाएगा। ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ करके क्या करता है ग्लूकागॉन, ये रक्त में ग्लूकोज को लाने का काम करता है, ठीक है। इसका मतलब ग्लूकोज कहाँ आता है, इधर आता है, और इस इंसुलिन के कारण से ग्लूकोज किधर जाता है, उधर जाता है। एक बात आप कह सकते हैं कि जब अधिक खाए थे, बहुत सारा ग्लूकोज हो गया था, तो ग्लाइकोजन के रूप में जो जमा हुआ था, इसका मतलब क्या हो गया, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग का क्षेत्र से बाढ़ इलाके का क्षेत्र है, ठीक ना, बाढ़ आने वाला होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले से चावल दाल सब कुछ क्या आता है, गैस सिलेंडर भरा के रख लिए, सब कुछ क्या करते हैं, रिजर्व रूप से रखते हैं,
ऐसे जो यूज कर रहे हैं उसको रिजर्व के रूप में रख देते हैं। जब ऐसा विकट आएगा तब उसका हम यूज करेंगे। जब बाढ़ आ जाएगी तो हमको कहीं जाने में समस्या होगा, राशन वासन लाने में समस्या होगा, तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा करते भी हैं, ठीक है। तो अब वही होता है, जब रक्त के पास ग्लूकोज कम गया तो क्या हम लोग क्या किए थे, पहले से जमा करके रखे थे। किसको? ग्लाइकोजन के रूप में जमा करके रखे थे। इसका मतलब यह ग्लाइकोजन क्या है? हमारे शरीर का संग्रहित भोजन है, यानी जमा किया हुआ भोजन है। यह ग्लाइकोजन क्या है? हमारे शरीर का क्या है? संग्रहित भोजन है। संग्रहित भोजन है, स्टोर फूड है। क्या है? स्टोर फूड है। अब बताइए, यह ग्लाइकोजन जमा कहाँ होता है? लीवर में। जमा कहाँ होता है भाई? लीवर में। और ऐसा बात नहीं कि सिर्फ लीवर में ही जमा होता है, ये हमारे मांसपेशी में भी जमा होता है। कहाँ होता है? लीवर और मांसपेशी में। कहाँ जमा होता है? लीवर और मांसपेशी में। लीवर और मांसपेशी में क्या होता है? यह जमा होता है, दो जगह, ठीक है। ग्लाइकोजन के बारे में आप लोगों को समझ में आ चुका होगा ग्लाइकोजन क्या चीज़ है। चलिए हम अगला कॉन्सेप्ट लाते हैं। अब देखते हैं कौन है जो कि सिर्फ एक ही टाइप्स का सेकेराइड से मिलकर बना है। एक तो ग्लाइकोजन तो मिल चुका है। अगला देखिए क्या होता है। देखिए अगला है आपका दूसरा नंबर पे स्टार्च। क्या है आपका? स्टार्च। ये क्या है आपका? स्टार्च। अब देखिए स्टार्च भी क्या होता है? स्टार्च का हम लोग पाचन करते हैं, जिसका हम पाचन करेंगे वो अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बना होगा। भाई स्टार्च का भी हम पाचन करते हैं। स्टार्च किसमें पाया जाता है? आपका स्टार्च आपका आलू में पाया जाता है। स्टार्च आपका क्या होता है? गेहूँ में पाया जाता है। स्टार्च आपका किसमें पाया जाता है? आपका चावल में पाया जाता है। इस समय क्या होता है? स्टार्च भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। क्या बताइए, हम आलू नहीं खाते हैं, गेहूँ नहीं खाते हैं, चावल नहीं खाते हैं, खाते छोड़िए क्या इसको हम पचा नहीं पाते हैं? पचा पाते हैं। इसका मतलब यह किससे मिलकर बना होता है? यह अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? यह अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, ठीक है। और समझिएगा ध्यान से, यह स्टार्च जो होता है, हाँ एक और क्या चीज़ में यह स्टार्च पाया जाता है? देखिए हाँ, इसका हम उपयोग क्या चीज़ में करते हैं हम लोग? एक और देखे होंगे कि दवाई का जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल देखे हैं? देखिए आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा फिगर होगा शायद। नहीं इसमें नहीं होगा। सब फोटो इधर उधर इमेज हो गया लगता है। नहीं कैप्सूल का नहीं है। चलिए हटाइए, छोड़िए, नहीं है, चलिए छोड़िए। देखिए ये मेरा कैप्सूल जो होता है तो हमको नहीं दिख रहा था क्या? कहाँ है किधर? अच्छा ये है, हमको नज़र ही नहीं आ रहा था। चलिए देखते हैं। देखिए ये जो होता है कैप्सूल, ये क्या होता है? यही है कैप्सूल, ठीक ना। इसका जो कैप्सूल का जो आवरण जो होता है ना, ये सब आवरण जो होता है, ऊपर का जो परत होता है, वह परत किसका बना होता है? या स्टार्च का बना होता है। क्योंकि कैप्सूल का जो कैप्सूल है, ठीक ना, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। स्टार्च का बना होता है, ठीक है। स्टार्च क्या होता है? स्वाद होता है उसका? नहीं, यह क्या होता है? स्वादहीन होता है। यह क्या होता है? स्वादहीन होता है। यह स्वादहीन होता है। देखिए स्वादहीन होने का कारण है भाई, हम आपको क्या बोले, पॉलीसेकेराइड जितना है सब स्वादहीन है। ग्लाइकोजन भी स्वादहीन है, स्टार्च भी स्वादहीन है, अथी सेलुलोज भी स्वादहीन है होगा, ठीक है ना, काइटिन भी स्वादहीन होगा, सब स्वादहीन होगा, ठीक है। हाइड्रोनिक अर्थ आगे बढ़ाएंगे बताएंगे। अब समझिए ध्यान से, इसका क्यों बनाया जाता है? ये स्टार्च का क्यों बनाया जाता है? इसकी अच्छी को, ये ऊपर का जो परत होता है स्टार्च का क्यों बनाया जाता है? देखिए अब देखिए इसके अंदर जो दवाई होता है ना, बहुत कड़वा सब होता है, इतना कड़वा होता है। अगर यदि इसे और सब दवाई जो एक तरह से खा लेते हैं जीभ पे रख करके, यदि इसको रखिएगा ना, एकदम पूरा एकदम मन छिन्न हो जाएगा। बहुत हाई, बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, इसीलिए उस कड़वेपन का स्वाद एक तरह से आपके जीभ तक ना पहुँचे, जीभ को ना लगे, इसलिए इसको एक आवरण से ढक के देते हैं स्टार्च से। स्टार्च का भी क्या होता है? पाचन तो हो ही जाता है,
ठीक ना। ऐसा हम लोग पहले सोचते थे ये प्लास्टिक में बंद करके देता है तो प्लास्टिक का तो नहीं पचता है, अंदर में सब प्लास्टिक जमा हो रहा होगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ये प्लास्टिक का नहीं बना होता है इसका आवरण, या स्टार्च का बना होता है, जो कि स्टार्च का भी क्या होता है पाचन हो जाता है। आपको बताए थे मुंह के पास ऐसे लारिया माइलेज एंजाइम है जो स्टार्च को किस में बदलता है, माल्टोज में। और फिर जो अगर जो पे छोटी आंत से निकलता है जो माल्टेज एंजाइम, उसको किस में बदल देता है आपका अथी में, ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, तो इसका भी पाचन हो जाता है, अंदर वाला दवाई का भी काम हो जाता है। क्यों, सिर्फ इस दवाई को जीभ से पार करना था, अंदर करना था। ठीक है, क्या कि जीभ में स्वाद यदि लगेगा तो बहुत खराब लगेगा, इसलिए उसको ऐसा किया जाता है। ठीक है, चलिए और एक और चीज़ अब देखते हैं, यह स्टार्च पाया कहाँ जाता है। क्या आपको बोले थे, या चाहे आलू में, गेहूं में, चावल में, एक तरह से चावल के रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो लेकिन स्टार्च का निर्माण कैसे होता है, इस चीज़ को हम समझते हैं। समझिए ध्यान से। जब पौधा, जब कौन, समझिए ध्यान से, जब पौधा जो होता है प्रकाश संश्लेषण करता है, क्या करता है पौधा जो होता है, जैसे कि क्या है, यह पौधा है, ठीक है, ये क्या है प्रकाश संश्लेषण करता है। इसका जो पत्ती है, ठीक ना, पत्ती पे क्या होता है आपका सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक ना। यहाँ क्या प्रोसेस होता है, या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस में होता है, पत्ती में होता है। क्या चीज़, इसको समझिए। वह जो पत्ती जो होता है वायुमंडल से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है, और जड़ से क्या लेता है, जल लेता है। यह कहाँ से लेता है आपका, वायुमंडल से लेता है, ठीक है। ये जल कहाँ से लेता है, ये जड़ से लेता है। लेने के बाद क्या होता है, एक क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पत्ती में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्लोरोफिल क्या करता है, एक तरह से क्या करता है, एक वर्णक। ये हरा रंग का क्या है, एक वर्णक है। इसका एक ही काम होता है कि प्रकाश को अवशोषित करना, सूर्य के प्रकाश को अपनी ओर अवशोषित करना, ठीक है। ये क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। उसके बाद यहाँ रिएक्शंस होती है। अभिक्रिया के दौरान क्या चीज़ का निर्माण कर होता है, समझिएगा ध्यान से। अभिक्रिया के दौरान बनता है ग्लूकोज। एक बात याद रख लीजिएगा, हम लोग भी भोजन इसलिए ग्रहण करते हैं ताकि ग्लूकोज मिले, क्योंकि ग्लूकोज ही एक तरह से क्या करता है, हम लोग एक तरह से हम लोग कार्बोहाइड्रेट जो ग्रहण करते हैं किस चीज़ के लिए, कि हमको ग्लूकोज मिले, ताकि ग्लूकोज ही है जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा बनाता है। तो भाई पौधे को भी तो ऊर्जा की ज़रूरत है, पौधे में भी ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है, आपका ग्लूकोज ही करता है। याद रखिएगा हमेशा। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट खा लेते हैं बनाया हुआ, और ये क्या करता है, खुद से बनाता है ग्लूकोज। हम लोग पचाते हैं ग्लूकोज, ये क्या करता है, बनाता है ग्लूकोज। लेकिन चाहिए हमें भी ग्लूकोज और पौधे को भी ग्लूकोज ऊर्जा के लिए, ठीक है। अब ऊर्जा के लिए क्या किया, ग्लूकोज का यह निर्माण कर लिया। क्या क्या बन जाता है इसमें भाई, ग्लूकोज बन जाता है, और क्या बन जाता है, ऑक्सीजन बन जाता है, ठीक है। चलिए अब हम इसमें आपको समझाते हैं क्या चीज़ होता है। अब जैसे देखिए हम लोग में क्या हुआ था, हम लोग में जो ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गया था, तो वह ग्लूकोज का जो क्या चीज़ में बदल गया था, ग्लाइकोजन में बदल गया था। और ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ कहाँ जमा हो रहा था, लीवर के पास और मांसपेशी के पास। ग्लाइकोजन हम लोग का संग्रहित भोजन था। जब भी कभी कभी खून में ग्लूकोज कमेगा तो ग्लाइकोजन लीवर से ग्लूकागोन हार्मोन उठा करके खून में दे देगा। ये प्रोसेस हम लोग में चलता था। ग्लाइकोजन संग्रहित भोजन था हम लोग का। इसमें भी अगर यदि बहुत ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण हो गया हो, बहुत कड़ा धूप चल रहा है, एकदम बहुत ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण हुआ, या ग्लूकोज की मात्रा जब बहुत हाई, ऊपर का दो एरो मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बन जाता है, तो इस ग्लूकोज को जिस तरह से, जैसे पौधा जो है, ठीक है, ये पौधा जो होता है, पौधा का जैसे बाद में समझ लीजिए एकदम से एक पत्ती है। हम एक तरह से बता रहे हैं, उतना फिगर भी नहीं बनाने के लिए जानते हैं ज़्यादा, ठीक है, समझे। एक तरह से ये पत्ती है। यह जब अधिक मात्रा में जब हो जाता है यह ग्लूकोज, तो इसको क्या करता है, यही पत्ती के पास जाके जमा करता है। वही पत्ती के पास जो एक ढेर जो होता है जमा होकर जैसे हम लोग के पास लीवर के पास ग्लूकोज अधिक जमा हो जा रहा था, ढेर हो जा रहा था, उसको ग्लाइकोजन कह दे रहे थे। अब पौधा में यही ढेर अगर यह पत्ती के पास जमा हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, स्टार्च कह देते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, स्टार्च कह देते हैं, ठीक। उसके बाद ऐसा नहीं कि पत्ती में ही बनता है, फल में भी होता है। बाद में कोई फल का निर्माण हुआ है, फल में भी जमा होता है स्टार्च। क्या होता है, फल में भी जमा होता है स्टार्च। और क्या चीज़, यहाँ जो जड़ जो होता है, ठीक है, जड़ में भी जमा होता है स्टार्च, ठीक है। ये तीनों जगह क्या होता है, स्टार्च के रूप में जमा होता है। हम लोगों में क्या होता है, लीवर के पास भी जमा होता है और मांसपेशी में भी जमा होता है ग्लाइकोजन, ठीक है। हम लोग के लिए ग्लाइकोजन जो काम कर रहा है, सेम काम इस सब के लिए स्टार्च कर रहा है। स्टार्च ये लोग के लिए संग्रहित भोजन है,
तो जमा रखा हुआ भोजन है, जमा करके अधिक हो गया तो उसको जमा करके रख दिया था, हम लोग ग्लाइकोजन के रूप में रख दे रहे थे। अब किसी कारणवश अगर यदि यह प्रकाश, सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, बादल है, 2-3 दिन से बारिश चल रहा है, कुहासा है, ऐसा सब स्थिति हो गया है, तब क्या होगा भाई, जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो यह प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा, ग्लूकोज का निर्माण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन पौधे को तो ऊर्जा चाहिए। जिससे हम लोग में क्या होता, भूखे रह रहे थे तो क्या होता, ग्लूकोज रक्त तक नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन हमारे कोशिका को तो ऊर्जा चाहिए था, तो हम लोग में क्या, ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज कन्वर्ट कर रहे थे, हम लोग को ऊर्जा मिल रहा था। सेम प्रोसेस ये भी करेगा, ये स्टार्च को तोड़ करके फिर से यह ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, स्टार्च को तोड़ करके फिर से यह ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद क्या होगा, इसके शरीर क्या करेगा, यह ऊर्जा का एक तरह से उपयोग करेगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा, एक तरह से ऊर्जा का यह उपयोग करेगा, पौधे भी। ठीक है, चलिए हाँ, और चीज़ देखिए, एक इसके अंतर्गत एक टेस्ट आता है, एक टेस्ट, इस कोई भी चीज़ है, कोई भी आपके पास कोई भी चीज़ आया हुआ है, ठीक ना, खाने वाला कोई भी चीज़ है, उसमें आपको पता करना है कि इसमें स्टार्च है कि नहीं है, इसमें स्टार्च है कि नहीं है। उसको क्या कीजिए कि उस पर क्या कीजिए, आयोडीन का बूंद डालिए, ठीक ना, या तो आयोडीन में उसको मिलाइए, जो भी लाए हैं, ठीक है, जो भी खाने वाला चीज़ है उसमें चेक करना है कि इसमें स्टार्च है कि नहीं, उसमें आयोडीन डालिए। आयोडीन डालने से उसका कलर क्या होता है, एक तरह से जैसे थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक ना, भूरा कलर का हो जाता है, ठीक है। तो एक तरह से समझिए ध्यान से, किस कलर का हो जाता है वो, चलिए यह किस कलर का देता है, नीला काला कलर का देता है। किस प्रकार का कलर दे देगा आपको, या नीला काला, मतलब जैसे देखिए, अच्छा देखिए आलू है, ठीक ना, ठीक है, आलू पे हम क्या करेंगे, क्या चीज़ डालेंगे हम, इसका आयोडीन का बूंद, क्या चीज़ डालेंगे हम, आयोडीन का बूंद डालेंगे, एक तरह से आयोडीन डालेंगे उस पर, तो क्या चीज़ प्राप्त हो जाएगा, किस प्रकार का वहाँ पे कलर हो जाएगा आपका नीला काला कलर का, ठीक है, नीला काला कलर का हो जाएगा, ठीक है, या कहीं नीला बैगनी कलर थोड़ा ये होता है, हाँ नीला कलर लेकिन होना तय है। अगर नीला काला कलर वहाँ पे हो जा रहा है, समझ लीजिए उसमें क्या है, आपका स्टार्च है, स्टार्च की मात्रा उसमें क्या है, भरपूर है। चलिए अब जाता है आपका बारी सेलुलोज का। किसका आता है आपका, सेलुलोज का। दूध का खत्म हो चुका है, ग्लाइकोजन का खत्म हो चुका है, स्टार्च का खत्म हो चुका है, अब बारी आया तीसरा नंबर पे किसका, सेलुलोज का। सेलुलोज भी क्या आता है, होमो पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आता है, ठीक ना। अब समझिए ध्यान से, ये सेलुलोज पाया कहाँ जाता है, इस चीज़ को समझिए। ये कोशिका जो होता है, हम लोग के शरीर में क्या है, कोशिका है, ठीक है। जो हम लोग का कोशिका जो होता है, जंतु का जो कोशिका होता है, उसमें सिर्फ कोशिका के बाहर एक झिल्ली नुमा संरचना होता है, कोशिका के बाहर एक झिल्ली नुमा संरचना होता है, जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक। लेकिन पौधा में ये भी होता है, कोशिका झिल्ली भी होता है, उसके साथ साथ उसका एक और परत होता है, वो थोड़ा हार्ड टाइप्स का परत होता है, एक और परत इसके ऊपर से घेरे रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। हम लोग में सिर्फ कोशिका झिल्ली है, लेकिन पौधे में कोशिका झिल्ली के साथ साथ एक और ऊपर का परत होता है, उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। ये क्या है, ऊपर का जो परत है, ये क्या है, कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति है। आप समझिएगा ध्यान से, यह कोशिका भित्ति क्या होता है, किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। एक और बात बताइएगा, हाँ ठीक है, ये किस प्रकार से सेल्यूलोज जो होता है, किस प्रकार के ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, यह किससे मिलकर बना होता है आपका, अब तो इसी में कॉन्सेप्ट बताते हैं। यह बना होता है आपका बीटा ग्लूकोज से, किससे, बीटा ग्लूकोज से। हम आपको क्या बताए थे, हम लोग का जो होता है, हम लोग क्या करते हैं, अल्फा ग्लूकोज को पचा सकते हैं, इसलिए ग्लाइकोजन को भी पचा सकते हैं, स्टार्च को भी पचा सकते हैं, ठीक, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है आपका अल्फा ग्लूकोज। लेकिन यह सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज पाया जाता है, इसलिए हम इसको पचा हम नहीं पाते हैं, ठीक है। एक तरह से इसलिए हम लोग क्या करते हैं, घास फूस हम खा पाते तब जब हम बीटा ग्लूकोज को पचा पाते हैं। इसमें क्या पाया जाता है आपका, बीटा ग्लूकोज पाया जाता है। इतने जो घास फूस जो होता है, पेड़ पौधा जो होता है, उसके कोशिका में ये सब पाया जाता है। अगर आपको ये पूछेगा कि कौन सा, समझिए ध्यान से, कौन सा जो कार्बोहाइड्रेट में जो कौन सा रूप है, एक तरह से जो सबसे अधिक पूरे दुनिया में सर्वाधिक पाया जाता है, कौन, आपका सेल्यूलोज ही पाया जाता है। क्यों, क्योंकि दुनिया में क्या होता है, पेड़ पौधे की संख्या बहुत अधिक है, दुनिया में पेड़ पौधे की संख्या बहुत अधिक है, उसका आकार भी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। जब उसका आकार, वो भी क्या होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है, हम लोग भी कोशिका से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। हम लोग की तुलना में उस लोग में कोशिका की संख्या अधिक हो जाता है, ठीक है। और उसके साथ उसका क्या हो जाएगा, उसके साथ क्या होगा, उसका सेल्यूलोज का भी मात्रा अधिक होते जाएगा। इसलिए कहता है पूरी दुनिया में सबसे अधिक पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन है, आपका सेल्यूलोज। या
यह दुनिया में सर्वाधिक पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है ना, यह क्या है, दुनिया में सर्वाधिक पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट है। कौन आपका, यह सेल्यूलोज। यह सेल्यूलोज को कौन पचाता है भाई, सेल्यूलेज एंजाइम। सेल्यूलोज को कौन पचाता है, सेल्यूलेज एंजाइम पचाता है। ये एंजाइम क्या होता है, शाकाहारी जीव जो सिर्फ शाकाहारी पे डिपेंडेड है उसमें पाया जाता है। गाय में आपका, भैंस में आपका, बैल में आपका हो गया, बकरी में हो गया, ये सब में क्या होगा आपका सेल्यूलोज एंजाइम पाया जाता है। वो क्या करता है, सेल्यूलोज को पचाता है। और सेल्यूलोज का जो हम लोग उपयोग करते हैं क्या चीज़ में, एक और चीज़ में करते हैं समझ ध्यान से, हम लोग एक तरह से कपड़ा उद्योग में करते हैं। किसमें उपयोग करते हैं, कपड़ा उद्योग में। किसका उपयोग करते हैं हम लोग, ये सेल्यूलोज का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, सेल्यूलोज के में किसका उपयोग करते हैं, कपड़ा उद्योग में किसका उपयोग करते हैं, हम इसी सेल्यूलोज का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला जो है चौथा आपका, 3 हुआ ना, चौथा आपका क्या होता है, आपका काइटिन। चौथा आपका क्या है, काइटिन। क्या है, काइटिन। काइटिन कहाँ होता है, समझिए ध्यान से। ये जो देखिए, जो पौधा सब जो होता है उसका कोशिका भित्ति जो है किसका बना हुआ था, कोशिका भित्ति किसका बना होता, सेल्यूलोज का। उसी में जो कवक जो होता है, जो कवक होता है, ठीक ना, इसको हम फंगी कहते हैं। ये कवक का जो कोशिका भित्ति होता है, कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, बना होता है। समझिए ध्यान से, देखिए पौधे में जो कठोरता होता है इस सेल्यूलोज के ही वजह से आता है। सेल्यूलोज क्या होता है, कठोर होता है, जिसके कारण से उसमें कठोरता आता है। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। आया सेल जैसे पौधे का जो कोशिका भित्ति जो होता है किसका बनाता है, सेल्यूलोज का बनाता है। वहीं कवक का जो कोशिका भित्ति होगा वो किसका बना होगा, आपका काइटिन का बना होगा। पौधे का जो ऊपरी लेयर जो कोशिका भित्ति था वो सेल्यूलोज से, और यदि कवक का जो ऊपरी लेयर होगा वो किससे बना होता है, काइटिन का बना होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, समझिए ध्यान से। अब अगला क्या चीज़ होता है, जैसे देखिए कीट हो गया। कीट मतलब क्या होता है, कीड़ा उड़ा हुआ। कीड़ा में कौन कौन आपका आता है, जैसे देखिए आपका मक्खी आ गया, क्या आ गया आपका, मक्खी आ गया, तितली आ गया, क्या हो गया आपका, तितली आ गया। ठीक ना, ये सब में क्या होता है, उसका जो एक तरह से समझिए से, इसका जो बाहरी उसका जो लेयर होता है ना, उस पर क्या होता है, एक तरह से इसका एक परत होता है। काइटिन का एक क्या होता है, परत होता है। उसको क्या कहते हैं, उसका एक कंकाल कहते हैं, बाह्य कंकाल कहते हैं। वह क्या किसका बना होता है, यह आपका काइटिन का ही बना होता है। और क्या चीज़ का देखिएगा, केकड़ा का। क्या चीज़ का देखिएगा, केकड़ा का। केकड़ा का जो बाह्य कंकाल जो होता है किसका बना होता है, यह काइटिन का ही बना होता है। और किसका देखिएगा, बिच्छू का। क्या चीज़ देखिएगा, बिच्छू का। बिच्छू का भी बाह्य कंकाल किसका बना होता है, यह काइटिन का ही बना होता है। और किसका देखिएगा, काकरोच का। किसका, काकरोच का। ठीक ना, यह किसका बना होता है, यह काइटिन का ही बना होता है। ठीक ना, यह क्या करता है, आपको क्या पता है, जो भी कोशिका भित्ति हो वह क्या होता है, हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड होता है। इसका मतलब इसमें जो होता है, किसी का एक तरह से ये देह, इसका शरीर है, शरीर के ऊपर किसी का कुछ का परत हार्ड है। इसका मतलब क्या, बाह्य कंकाल के रूप में काम कर रहा है, हड्डी के रूप में काम कर रहा है। उससे क्या होगा, अंदर का जो अंग होगा वह सुरक्षित रहेगा। अंदर का अंग क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। यह क्या करता है, काइटिन इस सबको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। काइटिन क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अब पूछेगा कि यह काइटिन किसका बना होता है, जैसे क्या था आपका जो ग्लाइकोजन था किस प्रकार का, ग्लूकोज से मिलकर बना था, अल्फा ग्लूकोज से। स्टार्च किससे, अल्फा ग्लूकोज से बना था। सेलुलोज किससे, बीटा ग्लूकोज से बना था। यह किससे बना होता है, यह किस सेक्राइड से मिलकर बना होता है, यह नाग से बना होता है। NAG किससे मिलकर बना होता है, नाग से मिलकर बना होता है। नाग मतलब क्या होगा, समझिए ध्यान से, एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन किससे मिलकर बना होता है, NAG नाग। नाग मतलब वो डसने वाला नाग नहीं है। ठीक है, यह एक सेकेराइड है, मतलब कि N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन जो होता है इसी का एक तरह समूह हो जाएगा। इस तरह से इससे हो गया कितना, 10 से अधिक ना, इसका इस तरह से ज्वाइंट होगा, NAG फिर जुड़ेगा, NAG फिर जुड़ेगा, NAG। ठीक ना, इसी करते करते लगभग 10 से अधिक मिल करके क्या बना देगा आपको, यह काइटिन बनाएगा। ठीक है,
अभी जो है आपका होमोपोलीसेकेराइड जो था वो लगभग क्या हुआ, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एक बचा आपका हेट्रोपोलीसेकेराइड। टाइम कितना बोला हो, 1:10। अच्छा रुकिए थोड़ा सा, होमो खत्म हो चुका है तो पोली भी खत्म ही कर देते हैं। अच्छा हाँ सर, होमोपोलीसेकेराइड खत्म हुआ है ना, हेट्रोपोलीसेकेराइड बचा है। और दूसरा रूप क्या बचा है, दूसरा कौन बचा आपका, हेटेरो। दो प्रकार का था ना, पॉलीसेकेराइड का दो रूप था, एक होमोपोलीसेकेराइड था, एक क्या था आपका हेटेरोपोलीसेकेराइड। होमोपोलीसेकेराइड में कितना था, 4 था, ग्लाइकोजन था, स्टार्च था, सेलुलोज था, काइटिन था। ठीक है, अब देखिए हेटेरोपोलीसेकेराइड, हेट्रोपोलीसेकेराइड्स। ठीक है, हिंदी भी सेम हो जाएगा, हेटेरोपोलीसेकेराइड। देखिए हेटेरोपोलीसेकेराइड में 2 आता है, कितना आता है, 2 आता है। एक आता है आपका हेपरिन, कौन आता है आपका, हेपरिन। कौन आ जाता है आपका, हेपरिन। हेपरिन क्या होता है समझिए, हेटेरो मतलब क्या होगा, एक ही सेकेराइड से मिलकर नहीं बना होगा, अलग अलग सेकेराइड से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक ना, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना कोई ज़रूरी नहीं है, समझिए ध्यान से ये हेपरिन करता क्या चीज़ है। अब देखिए इसका काम समझना ध्यान से। हम लोग का जैसे देखिए रक्त जो होता है ना, बहते रहता, नस में कंटिन्यू बहते रहता है। एक बात बताइए, जैसे कोई पाइप है, ठीक ना, पाइप में हम क्या करें, पानी को बहा रहे हैं, ठीक, पानी आराम से पाइप में बह रहा है। अब उसमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, उसमें मिट्टी मिला देंगे, उसको गाढ़ा कर देंगे पानी को। आप बताइए जब वह गाढ़ा हो जाएगा तो जितना तेज़ी से पहले पानी जा रहा था पाइप में, उतना तेज़ी से गाढ़ा होने के बाद जाएगा, नहीं जाएगा। उसका गति क्या होगा, धीरे धीरे स्लो होगा। और गाढ़ा करेंगे उस पानी को, और गाढ़ा करेंगे, अब बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे, तब क्या होगा, धीरे धीरे वो पाइप से पानी जाना ही बंद होने लगेगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, रक्त अगर यदि हमारा पतला है तब ना एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, वहीं अगर यदि रक्त बहुत गाढ़ा हो जाए, बहुत गाढ़ा हो जाए तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने दे जाएगा, नहीं जाएगा। तो यही आपका एक हेपरिन जो होता है, यही क्या करता है, रक्त को गाढ़ा नहीं होने देता है। इसको हम लोग थक्का कहते हैं। ठीक ना, मतलब क्या करता है, यह हेपरिन क्या करता है, रक्त का थक्का रक्त वाहिका यानी नस में, रक्त वाहिका में नहीं बनने देता, नहीं बनने देता है। अब यह क्या करता है, रक्त वाहिका में क्या, अगर रक्त का थक्का यह बनने नहीं देता है, कौन आपका, हेपरिन। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर यदि वही नस क्या हो जाए भाई, वही तरह से एक बात बताइए, एक तरह से पाइप भी आराम से जा रहा है, कोई तरह से दिक्कत नहीं था, पाइप में जा रहा था, ठीक ना, अब कहीं से पाइप फट गया, उस छेद को तो बंद करने का कोशिश कीजिएगा ना, है। तब उस छेद को बंद करने के लिए क्या किया जाता है, एक 2 प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक ना, वो प्रोटीन देखिए कौन को, एक तरह से प्रोटीन भी होता है, कुछ आपका विटामिन भी होता है, कुछ आपका मिनरल्स भी होता है, सब मिल करके उस छिद्र को बंद करता है। उसको भी हम थक्का बनना ही कहते हैं। उस समय थक्का बन करके जो छेद होता है उसमें चिपक जाता है, वो गाढ़ा चिपक जाता है, और धीरे धीरे वो क्या करता है, जब चिपक गया, छेद बंद हो गया, तो क्या होगा, उस तरह से ब्लडिंग होगा। जैसे समझिए कि नस से क्या हो रहा है, नस से रक्त गमन कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, और किसी कारण से यह नस कट गया, यह नस क्या हो, किसी कारण से यहाँ पे कट गया। अब यहाँ से रक्त तो निकलने लगेगा, पूरे भागने लगेगा रक्त, यहाँ पे रक्त क्या होगा, बाहर भागने लगेगा। ठीक है, अब रक्त जब यहाँ से बाहर निकल के भागने लगेगा तो यहाँ तो बांध देना जरूरी है, यहाँ पे थक्का बनना जरूरी, कुछ गाढ़ा चीज़ दे देंगे ताकि यह थम जाए। उसके लिए कौन कौन काम करता है आपका, यहाँ पे थक्का बनना जरूरी है, लेकिन अंदर में थक्का बनना जरूरी नहीं है। तो अंदर में थक्का बनने नहीं देता कौन, हेपरिन नहीं बनने देता। जब बाहर रक्त होने लगता है तो यहाँ थक्का कौन कौन बनाता है आपका, बनाने में आपका लीवर से निकलने वाला जो होता है थ्रोम्बिन, क्या है आपका, थ्रोम्बिन होता है, और एक फाइब्रिनोजिन होता है, क्या आपका, फाइब्रिनोजिन जो होता है, ये दोनों प्रोटीन होता है, ये थक्का बनाने में मदद करता है। और क्या करता है, विटामिन में कौन करता है, विटामिन के मदद करता है। और कौन करता है आपका, मदद क्या करता है, मिनरल्स से कैल्शियम मदद करता है। और कौन मदद करता है आपका, जो रक्त का जो कोशिका होता है, कौन कौन आपका, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, उसमें से प्लेटलेट्स करता है, कौन कौन करता है आपका, प्लेटलेट्स करता है। अब बताइए
ये बांध जब टूट जाता है, रक्त बाहर निकल जाता है, उस समय थक्का बनाने का काम कौन कौन करता है? 1 2 3 4 5 को मिलकर करता है। ठीक है, ये अंदर में अकेले हेपरिन क्या होता है? थक्का नहीं बनने देता है। ये अपना काम अपने जगह सही कर रहा है हेपरिन। ठीक है, क्योंकि अंदर में जब थक्का बनने लगेगा तो ब्लड एक स्थान से दूसरे तरफ जाएगा ही नहीं। चलिए, ठीक है। एक और आपका होता है क्या चीज़ आपका? एक और हेटेरोपॉलीसेकेराइड में एक और आता है, कौन होता है आपका? हाइलुरोनिक एसिड। क्या होता है आपका? हाइलुरोनिक एसिड। बहुत मस्त चीज़ है हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, देखिए हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड हिंदी में वही होगा, हाइलुरोनिक अम्ल एसिड। ठीक है, देखिए हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है? इसके पास क्या होता है? पानी को रिटेन करने का क्षमता होता है। क्या करता है? ये पानी को रिटेन मतलब क्या होता है? जिससे किसी को बोलते होंगे ना, देखने में है रंग अलग है, भले देखने में रंग उसका काला है, लेकिन उसका चेहरे पे पानी है, चेहरे में उसका चमक है। मतलब क्या होता है? उसके चेहरे पे क्या है? हाइलुरोनिक एसिड है। हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है? आपके त्वचा में नमी बनाए रखता है। त्वचा में क्या होता है? नमी बनाए रखता है। ठीक है, ये हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है? यह त्वचा में नमी बनाए रखता है। यह त्वचा में क्या करता है? यह नमी बनाए रखता है। ठीक है, और यह कहाँ पर? जो एक तरह से जो महिला में एक तरह से जो तो गर्भनाल जो होता है, गर्भनाल किसको कहते हैं? जिसके द्वारा शिशु को क्या होता है? मादा शिशु को पोषक तत्व भेजते रहती है, भोजन भेजते रहती है, ऑक्सीजन भेजते रहती है, विटामिन सब जो भेजते रहती है, वो सब किसके द्वारा भेजती है? वही गर्भनाल के माध्यम से भेजती है। तो गर्भनाल में भी क्या होना चाहिए? नमी बरकरार रहना चाहिए, ताकि गर्भनाल से इसे काम करते रहे। ठीक है, यह हाइलुरोनिक एसिड और कहाँ पाया जाता है? यह गर्भनाल में। किसमें? गर्भनाल में नमी बनाए रखता है, नमी बनाए रखता है। अक्सर एक चीज़ देखते होंगे, फिल्म सब में देखते होंगे। ठीक है, और शुरू में जो हीरो हीरोइन सब जो है ना, उतना सही नहीं लगता देखने में, उतना सही नहीं लगेगा देखने में। अभी नॉर्मली समझिए ना, जो कि कुंभ मेला में जो चर्चित हुई है मोनालिसा, ठीक है, शुरू में बाद में वो आँख को लेकर के चर्चित हुई। वही जब चर्चित हुई थी मोनालिसा, उसका अभी फोटो लाइए। ठीक है, और अभी वर्तमान में जो मोनालिसा का उसका भी लुक आया है वो देखिए, अभी कोई हीरोइन से वो कम नहीं है। ऐसा बात नहीं सिर्फ मेकअप के दम पे। वो लोग क्या करता है? बाय द वे, यहाँ का गाल किसी कारण से दबा हुआ है, चिपका हुआ है, हाइलुरोनिक एसिड क्या किया? हाइलुरोनिक का इंजेक्शन भी मिलता है। ठीक ना, वो इंजेक्शन यहाँ पे डालेगा, यहाँ जो चिपका हुआ है वो मांस क्या हो जाएगा? वो जल को अवशोषित करके वो क्या करेगा? मांस वहाँ का फूल जाएगा। जो त्वचा में डिमेरिट होगा, जहाँ जहाँ दिक्कत होगा, पानी का कमी होगा, इंजेक्शन के माध्यम से दे दिया जाता है। ठीक ना, ऐसे हमारा शरीर ही बनाता है। ठीक है, हम लोग का जो उत्तर जो टिश्यू जो होता है वो खुद बनाता है। ठीक ना, और जिसमें नहीं होता है, कम हाइलुरोनिक एसिड बनता है, और वो लोग क्या करता है? वो इंजेक्शन के माध्यम से बाहर से हाइलुरोनिक एसिड डालता है। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है इसका। ठीक है, यही हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल जो करता है हम लोग का जो क्रीम जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक ना, वो क्रीम में अक्सर देखिएगा जो कॉस्मेटिक का जो दुकान होता है, कॉस्मेटिक सामान जो होता है, कॉस्मेटिक सामान जो होता है, जो महिलाएं सब ज़्यादा यूज़ करती है, ठीक है, तो ये कॉस्मेटिक सामान में क्या होता है? बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है? हाइलुरोनिक एसिड को डाला जाता है, ताकि क्या हो जाए? आपके चेहरे में पानी आ जाता है, आपको ये लगता है कि हम क्रीम लगाए इसलिए हम सुंदर लगने लगे। हाँ, वो भी सही चीज़ है। आपके चेहरे में जो निखार आता है, यही हाइलुरोनिक एसिड के कारण से। ठीक है, चलिए, उसके बाद इसके बारे में कुछ ज़्यादा विशेष नहीं जानना है, इतना ही जानना काफ़ी था। लगभग देखिए, ये जो कार्बोहाइड्रेट का जो टॉपिक है ये संपूर्ण रूप से खत्म हो गया। और एक और चीज़ समझिए, एक और नोट पॉइंट कर लीजिएगा, जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है मुख्य रूप से हम लोग को किसी भी रूप में खाइए, कार्बोहाइड्रेट कितना कितना रूप हो गया? बहुत हो गया। चीनी खाइए, कार्बोहाइड्रेट है। दूध पीजिए, कार्बोहाइड्रेट है। आप ग्लूकोज पीजिए, कार्बोहाइड्रेट है। एक तरह से आप चावल खाइए, कार्बोहाइड्रेट है। और एक तरह से बहुत कुछ ऐसा सब है, फल खाइए, कार्बोहाइड्रेट है। जब कुछ भी खाइए, लेकिन कम से कम प्रतिदिन कितना कार्बोहाइड्रेट खाइए? 250 से लगभग 300 ग्राम। कितना? 250 से 300 ग्राम प्रतिदिन ग्रहण कीजिए। 250 से
300 ग्राम प्रतिदिन ग्रहण कीजिए। लगभग कार्बोहाइड्रेट का जो पॉइंट था वो संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से जो अगला वीडियो जाएगा उसमें क्या होगा, प्रोटीन का कहानी लगभग ख़त्म कर देंगे। लगभग 4 से 5 क्लास इसका भी चलेगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। जो भी आपको जैसा भी लगता है, जो भी आपको समझ में नहीं आता है, कोई पॉइंट ऐसा होता है जो कि आपको लगता है कि छूट गया है, या कोई ऐसा पॉइंट होता है जिसको हम सही रूप से नहीं समझा पाए हो, ठीक है, वो चीज़ आप बोलिए, ठीक ना। मेरा कोशिश यह रहता है हम समझाएं, समय लगेगा, हम समय एक तरह से देना खुद ही चाहते हैं। कभी भी जब हम ऑफलाइन भी कभी पढ़ते थे तो हम कभी ऐसा नहीं कि 1 घंटे का कभी कोचिंग नहीं पढ़ाएं, कभी भी नहीं। 1 घंटे में होता है कि बस 30 से 40 मिनट आप पढ़ाइएगा ऑफलाइन में, आप 20 मिनट ऐसे चला जाता है। जब भी पढ़ाएं हम 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ाएं, जिसके कारण क्या होता है, हमको उसमें इसलिए 1.5 घंटा पढ़ाते हैं क्योंकि हमको समझाने में ज़्यादा मज़ा आता है। बस लिखाना जो मुख्य बिंदु हम वो लिखा देते हैं, ठीक है। लिखा इसलिए ऑनलाइन है, इसलिए लिखा ले रहे हैं, लिखा दे रहे हैं ताकि आप लोग लिख भी लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा, आप लोग नोट्स भी बना लीजिएगा इस चीज़ के लिए। क्या कि हमारे पास उतना समय नहीं रह पाता जो कि हम नोट्स बना पाए अभी तक, ठीक है। इसलिए कोशिश मेरा रहता है बेहतर से बेहतर हम समझा पाएँ, और यही कोशिश हर हमेशा रहेगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।